Hi everyone, in this video we will be covering disaster management. So हर साल disaster management से यूपीएससी पूछ रहा है एक या दो क्वेश्चंस मैक्सिमम, यूजुअली 15 मार्कर का आता है. सो हम पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट कवर करेंगे, उसका फ्रेमवर्क देखेंगे जो जो से हमारे इंडिया में हैं, ग्लोबल फ्रेमवर्क्स हैं, उसके बाद इंडिविजुअल डिजास्टर्स पे जाएंगे. सो सारा कंटेंट, सारे हमारे एग्जांपल्स, डेटा, डायग्राम, यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग हियर एंड उतना ही पढ़ाऊंगा जितना सफिशिएंट है, इतना ही यूज करना है, इससे ज्यादा नहीं करना, पॉसिबल नहीं होता इससे ज्यादा. सो इन्हें कवर करेंगे एंड लास्ट में आई विल बी ऑल्सो बी प्रोवाइडिंग यू निमोनिक. सो एक रेडीमेड निमोनिक मैंने बनाया हुआ है डिजास्टर, जिसके बेसिस पर यू कैन राइट योर पॉइंट्स. कहीं पर भी किसी भी डिजास्टर में वो डायरेक्टली वे फॉरवर्ड में निमोनिक फिट हो जाएगा. इसके साथ जो इंट्रोडक्शन लिखनी है, कंक्लूजन लिखनी है, वो भी मैं बता दूंगा. एंड हम जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे एंड इनकी मैं स्ट्रक्चरिंग बता दूंगा कैसे इन्हें स्ट्रक्चर करना चाहिए. ऑलराइट, सो अब देखो कैसे क्वेश्चंस वो पूछ रहा है. सो डिजास्टर रेजिलियंस पे उसने इस बार 2024 में, पिछली बार उसने दो क्वेश्चंस पूछ लिए, दोनों 15 मार्क करके. एक पूछा डिजास्टर रेजिलियंस पे और सेंडाई फ्रेमवर्क के टारगेट्स पे. अब ये सब चीजें हमने पहले कवर की हुई थी, जो यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी. और उसके बाद अर्बन फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग पे मैंने बोला था हीट वेव्स पे आएगा या अर्बन फ्लडिंग पे आएगा, एंड अर्बन फ्लडिंग पर आया. सो अब उसके साथ वो पता है क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि एग्जाम्पल्स भी दो, तो रिसेंटली कौन से हुए हैं. अर्थक्वेक पे पूछा उसने तो भी एग्जाम्पल पूछे, फिर फ्लडिंग में पूछा उसके भी एग्जाम्पल पूछ रहा है. तो एग्जाम्पल्स हमारे लिए जरूरी है एंड डोंट वरी, मैंने यहाँ साथ में सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे दिए हैं, डायरेक्टली यहीं से कंटेंट से याद कर लेना. सो इसकी पीडीएफ साथ ही में पोर्टल पर अपलोडेड है, आपको प्रोवाइडेड है पीडीएफ, डायरेक्टली यू कैन ओपन अप दैट पीडीएफ एंड उसके साथ साथ इस वीडियो को देखना. ठीक है. सो उसके अलावा डैम फेलियर पे पूछा, क्लाउड बर्स्ट पे पूछा, ये उसके फेवरेट टॉपिक हैं. देखो 2022 में उसने क्लाउड बर्स्ट पे पूछा और यहाँ पर 2016 में भी क्लाउड बर्स्ट पे पूछा. तो मेंस की गेम पूरी यही है, पी5क्यू एनालाइज करो, उसके बेसिस पर कंटेंट अपना रेडी रखो, वही डायरेक्ट क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. ठीक है. इसके अलावा क्या पूछता है वो कोस्टल इरोजन पर, फिर लैंडस्लाइड्स, अगेन उसका फेवरेट टॉपिक है लैंडस्लाइड. इस बार चांसेस हैं हीट वेव, लैंडस्लाइड्स, या फिर हमारा अभी तक उसने पूछा नहीं है स्टैम्पेड्स पे, क्राउड डिजास्टर्स पे. सो वो भी इसमें हम कवर कर लेंगे, क्योंकि क्या हुआ था, महाकुंभ मेले में हुआ था, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ था. सो वो हमारे लिए जरूरी हो जाता है इस बार के लिए. ठीक है. फिर आता है हमारा क्या फ्रेमवर्क है, क्या स्ट्रैटेजी है, कुछ कीवर्ड्स वो पूछता है कि वल्नरेबिलिटी क्या है, हजार्ड जोनेशन मैप्स क्या होते हैं. सो वो सारी चीजें इसमें हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, कवर कर लेंगे. सो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चंस स्ट्रक्चर कर लेंगे. सो सबसे पहले आएगा हमारा डिजास्टर. कोई भी क्वेश्चन आए जो सिंपल डिजास्टर की बात कर रहा है, तो ये डेफिनेशन हमें रटी होनी चाहिए. सो डायरेक्टली हम इस डेफिनेशन को इंट्रो में यूज कर सकते हैं. सो व्हाट इज अ डिजास्टर, डिजास्टर क्या होता है. इट इज अ सीरियस एंड सडन डिसरप्शन होता है इन द फंक्शनिंग ऑफ अ कम्युनिटी और अ सोसाइटी, कॉजिंग मटेरियल, इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंट लॉसेस. अब ये जो चार चीजें हैं ना, सोशो इकोनॉमिक, मटेरियल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, ये हो गए हमारे इम्पैक्ट. तो किसी भी डिजास्टर का इम्पैक्ट पूछा उसने, मान लो कि साइक्लोन का क्या इम्पैक्ट होगा, लैंडस्लाइड का क्या इम्पैक्ट होगा, तो हमेशा इन्हीं के पर्सपेक्टिव से सोचना, तभी मल्टीपल पॉइंट्स और डायमेंशन जनरेट होंगी. जैसे इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ गया, इन्वायरमेंटल, सोशो इकोनॉमिक में क्या होगा, लॉस ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये चार डायमेंशन खोलना और पॉइंट्स लिख देना. सो यही होता है डिजास्टर, सीरियस एंड सडन डिस्ट्रप्शन in the functioning of a community causing widespread material, socio-economic, environment losses which is beyond the coping capacity of a community. ठीक है. एंड इसके बाद जो हमें चीज ध्यान में रखनी है वो है देयर इज नो मेंशन 7th शेड्यूल में डिजास्टर का. एंड इसी पे ही हमारी सेकेंड एआरसी की है थर्ड रिपोर्ट. नाउ इस रिपोर्ट को, सेकेंड एआरसी थर्ड रिपोर्ट को हमें स्प्रिंकल करना है अपने आंसर्स में. क्या करना है, स्प्रिंकल. मान लो वे फॉरवर्ड, सॉल्यूशन, स्ट्रैटेजी, कहीं पर भी कोई भी एक पॉइंट लिखा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम स्ट्रेंथन करो, ठीक है, या इंस्टीट्यूशनल अपने इंप्रूव करो, कोऑर्डिनेशन पे फोकस करो, कम्युनिटी मैनेजमेंट पे फोकस करो, तो वहां पर बस ब्रैकेट में लिख देना सेकेंड एआरसी थर्ड रिपोर्ट. आगे मैं और बताऊंगा क्या क्या चीजें यूज करनी है. प्राइम मिनिस्टर 10 पॉइंट एजेंडा भी आता है इसमें, सेंडाई फ्रेमवर्क भी आता है. ये सारे क्या बनते हैं, हमारे कीवर्ड्स. ये मुझे अपने आंसर में कीवर्ड्स दिखाने बहुत जरूरी हैं, तभी मुझे मार्क्स मिलेंगे, वरना मेरा आंसर जनरल बन जाता है. सो ये सारे लिखने बहुत जरूरी है एंड उसकी भी लिस्ट आगे प्रोवाइड की हुई है अलॉन्ग विद निमोनिक. मैं बता भी दूंगा इसको कैसे यूज करना है. सो सेकेंड एआरसी की थर्ड रिपोर्ट, और पूरी रिपोर्ट पढ़ना मत, बस ध्यान रखना कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन आता है, कोई भी एक पॉइंट के आगे ब्रैकेट में लिख देना सेकेंड एआरसी थर्ड रिपोर्ट, बस. इसकी तीन
रिकमेंडेशंस हैं वो भी आगे बताऊँगा। प्राइमरीली उसने पता है क्या बोला है कि जो ये एंट्री नहीं है 7th शेड्यूल में कॉन्करेंट लिस्ट में एक एंट्री कर दो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। बाकी सारे वही हम जो जनरल ज्ञान, जनरल पॉइंट सोचते हैं ना, अर्ली वार्निंग सिस्टम स्ट्रेंथन करो, इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन करो, कम्युनिटी एंगेजमेंट करो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करो, वही सारी चीज़ें उसने बोली हैं। सो बस हम इसको स्प्रिंकल कर देंगे। फिर आती है हमारी इंडियाज़ वल्नरेबिलिटी। अब कोई भी क्वेश्चन आए कि इंडिया की वल्नरेबिलिटी क्या है? क्यों इंडिया डिज़ास्टर से अफ़ेक्टेड है? कितने टाइप के डिज़ास्टर्स हैं? सो मुझे ये वल्नरेबिलिटी पता होनी चाहिए एंड इंडिविजुअली भी मुझे ये पता होना चाहिए। तो हम डायरेक्टली इंट्रोडक्शन किससे स्टार्ट कर सकते हैं? इससे that India is the fifth most vulnerable country to climate change induced extreme weather events। और ये किसने बोला है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो हमारी ये रिपोर्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन इससे डायरेक्टली बन सकती है। ठीक है, तो किसी भी वल्नरेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना कि इंडिया की वल्नरेबिलिटी बढ़ती जा रही है, डिजास्टर्स आते जा रहे हैं, उसमें हमेशा वी कैन यूज दिस। उसके अलावा एक ये जनरल है कि इंडियाज जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज टू नेचुरल डिजास्टर्स। ऑलराइट, अगर उसने पूछा कि साइक्लोन्स बढ़ रहे हैं, बाकी चीजें बढ़ रही हैं, तो उसमें वी कैन ऑलवेज स्टार्ट विद दिस थिंग्स। फिर क्या है हमारी वल्नरेबिलिटी? देखो, वल्नरेबिलिटी है 60% लैंड मास इज प्रोन टू अर्थक्वेक्स, 12% टू फ्लड्स। हमारी 3/4 ऑफ द कोस्ट लाइन इज वल्नरेबल टू प्रोन टू साइक्लोन एंड सुनामीज। तो अगर कोई भी साइक्लोन पे क्वेश्चन आता है, उसकी इंट्रो में हमेशा ये एक डेटा जरूर डालकर आना या इमीडिएटली इंट्रो के बाद कि 3/4 ऑफ कोस्ट लाइन इज वल्नरेबल या प्रोन टू साइक्लोन एंड सुनामी। ऐसे ही 15% या अराउंड 13% इज वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड। ठीक है, तो ये बेसिक जो वल्नरेबिलिटी वाला डेटा है, इसमें इंपॉर्टेंट डिजास्टर्स जैसे कि 3/4 कोस्टलाइन साइक्लोन्स की, फिर 60% अर्थक्वेक, ऐसे ही 12% फ्लड, ये याद होना बहुत जरूरी है, डायरेक्टली इंट्रो में यूज करेंगे आप। फिर अगर कहीं पर भी इम्पैक्ट पूछता है किसी भी डिजास्टर से रिलेटेड कि इंडिया में इतना इम्पैक्ट हो रहा है, तो वी कैन ऑलवेज कोट दिस एग्जाम्पल कि साइक्लोन एम्फान से इतने लोग डिस्प्लेस हुए। ऐसे ही डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट है जिसमें उसने बोला है $87 बिलियन अराउंड एनुअल इकोनॉमिक लॉसेस हैं इंडिया को ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक साइक्लोन, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। अब ये किसी भी डिजास्टर में हम यूज कर सकते हैं जहां भी इम्पैक्ट की बात हो रही हो। ऑलराइट, सो अगर इन्वायरमेंट का कोई क्वेश्चन आता है ना जिसमें इम्पैक्ट की बात हो रही है, वहां भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट में ये आ जाएगा। सो डेटा यूज करना है, बट डेटा के पीछे ऐसे भागना नहीं कि मैंने 800 जगह से डेटा इकट्ठा कर कर पढ़ना शुरू कर दिया। 4-5 अपने जो डेटा पॉइंट्स हैं, उन्हीं को रिसाइकिल करना है, रीयूज करना है हमें आंसर्स में, वरना ज्यादा याद नहीं रह पाता। ठीक है, ऐसे ही आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनमें एक और है, वो है आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट। अब इसको मैं इंट्रोडक्शन में भी यूज कर सकता हूँ या बाकी भी कहीं भी यूज कर सकता हूँ। सो इसको बस मुझे क्या करना है? स्प्रिंकल करना है कि अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट देयर इज एन इंक्रीज इन डैश। साइक्लोन्स पूछा तो साइक्लोन्स लिख दो, फिर अर्बन फ्लडिंग की वजह से रेनफॉल पूछा, अर्थक्वेक्स पूछा, जो भी वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ सकते हैं, इसमें कुछ भी लिख दो या साइक्लोन के बदले जो क्वेश्चन में पूछा है। सो देयर इज एन इंक्रीज इन डैश ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो ये किसने बोला है? आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट। ऑलराइट, सो अगर क्वेश्चन आया, मान लो कि इंडिया में साइक्लोन्स बढ़ रहे हैं, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसा कुछ पूछा, तो डायरेक्टली इससे स्टार्ट कर दो। अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट, साइक्लोन्स बढ़ रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, एंड फिर एग्जाम्पल्स दे दो। एग्जाम्पल्स आगे मैं बता दूंगा, अगेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल दे दो, फिर लिख दो कि 3/4 आवर कोस्ट लाइन इज वल्नरेबल टू साइक्लोन्स। तो ये बहुत जरूरी है चीज, ये दिखानी है मुझे अपने आंसर में। ऑलराइट, आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट दिखानी है डिजास्टर मैनेजमेंट के आंसर में। साथ में सेकंड एआरसी 3rd रिपोर्ट भी दिखा देना। फिर वल्नरेबिलिटी कहीं भी बात हो तो ये वी आर 5th मोस्ट वल्नरेबल। उसके अलावा हमारे लिए क्या जरूरी है? दिस मैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस मैप में ओवरऑल वल्नरेबिलिटी, अब ये मैप बनाना बहुत ईजी है, इसको प्रैक्टिस कर लो। कोई भी डिजास्टर है, साइक्लोन आए, फ्लड आए, अर्थक्वेक आए, किसी पे भी वो पूछेगा तो मुझे उसका वल्नरेबिलिटी मैप बनाना पड़ेगा और इसको नीचे लेबल करना होता है कि फिगर दिस। सो इसे जरूर बना लेना। अब देखो कितना सिंपल है, कोस्ट लाइन है, साइक्लोन कोस्ट लाइन पर ही आएगा, तो बस वहां सर्कल सर्कल बना दिए और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि सर्कल्स आर डिपिक्टिंग साइक्लोन प्रोन एरिया। ऐसे ही अर्थक्वेक किधर आएगा पता है मुझे, यहाँ अपनी रिजेस हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स मैंने पढ़ी है, हिमालय बहुत ज्यादा प्रोन है, तो डायरेक्टली यहाँ पर इसको दिखा दिया कि ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। फिर ड्रॉट, ये रहा मेरा राजस्थान, मरुस्थली और अपना मध्य प्रदेश का हिस्सा, ये है हमारा ड्रॉट प्रोन रीजन।
तो ये ऐसे स्मार्टली वहाँ मुझे मैप बनाना पड़ेगा। ऑलराइट? तो ध्यान रखना मैप बनाना ही बनाना है। अगर ये भी डिपिक्ट नहीं किया, साइक्लोन पे मान लो क्वेश्चन आया, तो बस मैप बनाओ, अरेबियन सी के कुछ साइक्लोन दिखा दो, उनके नाम लिख दो यहाँ पर और यहाँ पर लिख दो बे ऑफ बंगाल के साइक्लोन्स। ऐसे ही अर्बन फ्लड पे आया, तो बस ये इंडिया का मैप बनाओ, लिख दो कि हाँ, दिल्ली में आया, यहाँ पर मुंबई में आया, चेन्नई में आया, बेंगलुरु में आया और साथ में ब्रैकेट में ईयर लिख दो। सो ये मैप एक ना एक ज़रूर बनाना जहाँ भी पॉसिबिलिटी हो। ऑलराइट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमारे लिए हैं कुछ कीवर्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग भी, और इससे यूपीएससी ने क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं। सो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है हमारा वल्नरेबिलिटी। व्हाट इज़ वल्नरेबिलिटी? वल्नरेबिलिटी का क्या मतलब होता है? सो वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है डिग्री ऑफ ससेप्टेबिलिटी या फिर लैक ऑफ कैपेसिटी टू विथस्टैंड और कोप विद हैजार्ड। तो क्या डिपिक्ट कर रहा है कि हम कितने वल्नरेबल हैं, हमारी कैपेसिटी नहीं है विथस्टैंड करने की या कोप करने की डिजास्टर्स से या हैजार्ड से। अब मान लो कोविड-19 हुआ, कितने टाइप की वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं? इकोनॉमिक भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, सोशो इकोनॉमिक भी हो सकती है। अब जैसे कोविड-19 के टाइम पर देख लो, क्या था? जो डेली वेजेस पर थे, ठीक है? रेडी वाले थे, वो सब ज़्यादा वल्नरेबल थे, ठीक है? तो वो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी हो गई। ऐसे ही कोई भी डिज़ास्टर आएगा तो हमारे जो फिज़िकली डिसेबल्ड लोग हैं, अर्थक्वेक आएगा वो बाहर नहीं जा पाएँगे, वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। ऐसे ही अगर मैं रिवर के बैंक पर अपना घर बनाता हूँ, जहाँ मुझे पता है रोज़ फ्लडिंग होगी, तो क्या होगा? वो वल्नरेबिलिटी दिखा रहा है उसकी। ऐसे ही जहाँ लैंडस्लाइड्स का रिस्क है, अर्थक्वेक्स का रिस्क है, तो वहाँ मैं अपना घर बना रहा हूँ तो वो क्या दिखाएगा? वो एक वल्नरेबिलिटी होगी, फिज़िकल वल्नरेबिलिटी होगी। ऐसे ही अगर मैं अर्थक्वेक कोड फॉलो ना करूँ, स्टैंडर्ड्स फॉलो ना करूँ घर बनाते हुए, तो वो क्या दिखाएगा? वो फिज़िकल वल्नरेबिलिटी है। सो वल्नरेबिलिटी वही दिखाता है कि हमारी कैपेसिटी नहीं है, हैज़ार्ड से, डिज़ास्टर से कोप करने की। ऑलराइट? सो ये मल्टीपल टाइप्स की होती है, वो उसने पूछा है एंड वो हम आगे देख भी लेंगे। उसके बाद आता है हैज़ार्ड। हैज़ार्ड क्या होता है? हैज़ार्ड इज़ नथिंग बट अ पोटेंशियल थ्रेट और डेंजरस इवेंट जो फ्यूचर में जाकर हमें हार्म पहुँचा सकता है टू पीपल, प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट। ठीक है? सो पीपल, प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक वाला और एनवायरनमेंट, ये 3 चीज़ें याद रख लेना। हैज़ार्ड सबको हार्म पहुँचा सकता है फ्यूचर में जाकर। जैसे कोई फैक्ट्री है, उसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट है, गैसेस हैं, वो सब क्या है? वो सब पोटेंशियल हैज़ार्ड है, क्योंकि वो फ्यूचर में जाकर हमें हार्म पहुँचा सकती है। ठीक है? इसके अलावा आता है मिटिगेशन। अब मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? मिटिगेशन होती है स्ट्रैटेजीज़ जो किसी का एडवर्स इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ कर दें होने से पहले ही। अब मान लो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, तो मिटिगेशन क्या फोकस करेगी? मिटिगेशन फोकस करेगी रिन्यूएबल एनर्जी पर, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पर जिससे इनका एमिशंस हो ही नहीं। ऑलराइट? सो इनिशियली ही उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम कर लेना, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना कि उसके इम्पैक्ट को हम कम कर सकें बिफोर दे अकर। और एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशन होता है जब हो जाता है उसके बाद उसका जो इम्पैक्ट है, उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, उसको कैसे कम किया जाए, उससे हम कैसे कोप अप करें। सो मिटिगेशन मतलब होने से पहले ही उसको रोको, ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनाओ। जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हो गया एटसेट्रा, इन सब पर फोकस करो। ठीक है? क्लाइमेट रेज़िलिएंट, डिज़ास्टर रेज़िलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करो। सो ये सब हो गए हमारे मिटिगेशन। फिर प्रिपेयर्डनेस मतलब वी आर रेडी टू फेस, एंड प्रिवेंशन मतलब कि उसको होने ही नहीं देना इवेंट को। तो ये बेसिक कीवर्ड्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। फिर आता है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। अब इस पे उसने डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पर। सो पढ़ लेते हैं बेसिक चीज। कभी भी क्वेश्चन आए एनडीएमए एक्ट पर तो हमेशा मुझे किससे स्टार्ट करना है? मुझे इससे स्टार्ट करना है और ये कीवर्ड्स मुझे अपने आंसर्स में दिखाने हैं। व्हाट? कि एनडीएमए एक्ट ब्रिंग्स अबाउट अ पैराडाइम शिफ्ट। ये जरूर लिखना कि इट ब्रिंग्स अबाउट अ पैराडाइम शिफ्ट इन इंडियाज अप्रोच। तो हमारी जो अप्रोच थी अर्लियर, इट वाज रिएक्टिव एंड रिस्पॉन्स सेंट्रिक अप्रोच, इसको उसने शिफ्ट कर दिया है प्रोएक्टिव एंड होलिस्टिक वन। तो ये जरूर लिख कर आना, रिएक्टिव एंड रिस्पॉन्स सेंट्रिक की जगह हम प्रोएक्टिव एंड होलिस्टिक वन पर चले गए हैं। अब हमारा फोकस किस पर हो गया है? वी आर नाउ फोकसिंग ऑन प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन एंड प्लानिंग। तो हम पहले फोकस कर रहे थे रिस्पॉन्स पर, रिलीफ सेंट्रिक पर, अब चले गए हम प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन, प्लानिंग। होने ही नहीं देना, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करना है, रोकना, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन। ठीक है? तो ये ज़रूर कीवर्ड लिख कर आना कि हमारी अप्रोच चेंज हो गई है, रिएक्टिव रिस्पॉन्स सेंट्रिक की जगह अब हम चले गए हैं प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन एंड प्लानिंग पर, होलिस्टिक पर, प्रोएक्टिव पर।
ये डायरेक्टली मैंने कीवर्ड्स वहीं से ही लिए हैं, एनडीएमए एक्ट से, एनडीएमए की वेबसाइट से, तो इनको प्लीज़ ज़रूर आंसर्स में लिखना। ऑलराइट, तो एनडीएमए एक्ट लेकर आए। एनडीएमए एक्ट का यही पर्पस था। तब क्या हुआ था 1999 में ओडिशा में अपना साइक्लोन आया, फिर 2004 में हमारी अंडमान वाली, तमिलनाडु वाली सुनामी आई। उसी के बाद हम ये एक्ट लेकर आए थे। सो इस एक्ट में प्राइमरीली फ्रेमवर्क क्या है? कभी भी फ्रेमवर्क आए तो ज़रूर ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहले आता है हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब ये क्या होगी डीएमए? ये एग्ज़िस्ट करती है नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अगर कल को हम डीएम बनेंगे ना, तो हम भी इसको हेड करेंगे। ऑलराइट, तो इसमें एनडीएमए पीएम, एसडीएमए सीएम और डीडीएमए डीएम। तो ये क्या करते हैं? पॉलिसी बनाना, गाइडलाइंस इश्यू करना और मॉनिटर एंड अप्रूव करना प्लान्स को। इसके अलावा डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ओवरसी करती है डिजास्टर रिलेटेड चीजें। एंड हमारा जो एपेक्स एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है इसमें वो है एनआईडीएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके अलावा कहीं भी डिजास्टर होगा तो क्या होगा? अब जैसे ओआरएन में हुआ, बाकी जगह पर हुआ, या फिर केरला में लैंडस्लाइड हुई, ठीक है? तो वहाँ क्या होता है? वहाँ हमारी एनडीआरएफ जाती है। तो एनडीआरएफ भी डायरेक्टली क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। इट इज़ पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, जैसे सीआईएसएफ, असम राइफल, सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उनकी कुछ बटालियंस होती हैं। तो प्रेज़ेंटली इसमें है हमारी 16 बटालियंस। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी है ना, वो है एनसीएमसी। सो एनसीएमसी है हमारी नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी, ठीक है? सो ये है हमारी नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी। इसमें कौन होते हैं? इट इज़ हेडेड बाय हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी एंड बाकी सारी जो मिनिस्ट्रीज़ के सेक्रेटरी होते हैं, वो सब भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो कभी भी कोई भी डिज़ास्टर आता है ना, तो उसके बाद इमीडिएटली एनसीएमसी एक्शन में आती है और वो सारी चीज़ें डिसाइड करती है कि ऑन फील्ड ऑपरेशंस कैसे करने हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे करना है इन द केस ऑफ पोस्ट डिज़ास्टर। तो कभी भी फ्रेमवर्क की बात हो, उसने पूछा कौन-कौन इंडिया में इन्वॉल्व हैं, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर लिखनी है। एनआईडीएम, एनडीआरएफ, डीएमएस, एनसीएमसी बहुत ज़रूरी है इसको लिखना। ऑलराइट, फिर हमारी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में आ जाती हैं क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स बना देते हैं छोटे-छोटे। तो ये सारी मिलके एनडीएमए के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कहाँ डिप्लॉय करना है। ठीक है? तो बिफोर सेंडाई फ्रेमवर्क क्या हुआ? सेंडाई फ्रेमवर्क और ह्यूगो फ्रेमवर्क भी अभी पढ़ लेंगे। तो सेंडाई फ्रेमवर्क आया था 2015 में। इससे पहले हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट आ चुका था। नेशनल पॉलिसी थी हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी थी। प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन उस पे फोकस कर रहे थे। और इससे पहले होता था हमारा ह्यूगो फ्रेमवर्क। सो 2018 में यूपीएससी ने इसका डिफरेंस भी पूछा है, वो भी मैं अभी आगे बता दूँगा, सेंडाई और ह्यूगो का। सो ह्यूगो फ्रेमवर्क में यही था, बिल्ड रेजिलियंस कम्युनिटी, फोकस ऑन रिस्क रिडक्शन एंड प्रिपेयर्डनेस। उसी को आगे एनहांस कर दिया सेंडाई फ्रेमवर्क ने। क्लियर? सो कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल होती है तो हमारा रिस्पॉन्स कैसा रहता है? ये देखो, तो प्री डिजास्टर हम क्या फोकस कर रहे हैं? प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस। और जैसे ही डिजास्टर होता है, पोस्ट डिजास्टर हम कर देते हैं रिस्पॉन्स एंड रिलीफ, रेस्क्यू, रिकवरी, रिहैबिलिटेशन, बिल्ड बैक बेटर। सो ये एक डायग्राम है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल का, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां भी मौका मिले ना, जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल की बात हो रही हो, ये बिना सोचे बना देना। सो हमारा कैसा शिफ्ट हुआ है? सेंडाई फ्रेमवर्क के बाद हमने क्या शिफ्ट किया? सेंडाई फ्रेमवर्क के बाद पैराडाइम शिफ्ट लेकर आए हैं हम फिर से। सो पहला शिफ्ट आया था, हम थे रिस्पॉन्स एंड रिलीज सेंट्रिक पर, जैसे मैंने पहले बताया था। तो इसके बाद हुआ हमारा शिफ्ट प्रिपरेशन पर। पहले हम खाली जब डिजास्टर आ जाता था तब देखते थे कि भाई स्ट्रेचर लेकर जाओ, रिलीफ प्रोवाइड करो, एड प्रोवाइड करो। अब हम प्रिपेयरनेस, मिटिगेशन, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पे जाएंगे, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बनाएंगे, कम्युनिटी एंगेजमेंट करेंगे, हैजार्ड जोनेशन मैपिंग करेंगे। ये सब कीवर्ड्स मैं अभी बताता जाऊंगा आगे। सो इस पे हमारा फोकस हो गया। इसके अलावा जो सेकंड शिफ्ट आया इसके बाद, उसमें हमारा फोकस हो गया फर्दर रिड्यूसिंग रिस्क एंड बिल्ड बैक बेटर। तो जैसे ही सेंडाई आया, हमारा फोकस चला गया बिल्ड बैक बेटर पर, रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, हैजार्ड सेंट्रिक, मल्टीपल हैजार्ड्स पे हमने फोकस करना शुरू कर दिया। तो यही शिफ्ट लेकर आया था हमारा सेंडाई फ्रेमवर्क। ऑलराइट, तो सेंडाई के ही लाइंस पर हमने फिर से चेंजेस करे और हम एक नया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान लेकर आए। अब ये मैं किस लिए पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि वो हो सकता है पूछ ले कि क्या फ्रेमवर्क चेंजेस हुए आफ्टर सेंडाई। तो ये हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। इसके पॉइंट्स तुम अपने आप वहां पर जनरेट कर कर लिख लोगे, ठीक है? वही सब चीजें होंगी, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, प्रिपेयर्डनेस, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, होलिस्टिक अप्रोच। ऑलराइट,
बट ये पता होना चाहिए कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान आया था 2016 में और फिर 2019 में रिवाइज भी किया था। क्लियर? इसके अलावा आता है प्राइम मिनिस्टर्स 10 पॉइंट एजेंडा। अब इसके कितने 10 पॉइंट्स हैं वो सब याद करने की जरूरत नहीं है, निमोनिक में मैं एक पॉइंट बताऊंगा, वहीं पर बस पॉइंट में ब्रैकेट में कोई भी पॉइंट लिख रहे हो ब्रैकेट में लिख दो अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर्स 10 पॉइंट एजेंडा। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड सॉल्यूशन कुछ भी उसने पूछा क्या मेजर्स लिए हैं तो बस पॉइंट लिखा और ब्रैकेट में लिख दो पीएम 10 पॉइंट एजेंडा, ऐसे ही पॉइंट लिखा सेकंड एआरसी। बस यही करना है वहां पर, इन्हीं को स्प्रिंकल करना है, इन्हीं के साथ कीवर्ड्स के साथ खेलना होता है आंसर में। ऑलराइट, तो इसमें प्राइमरी फोकस था इम्बाइब करना डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हर लेवल पर, फिर कम्युनिटी एंगेजमेंट, अर्ली वार्निंग सिस्टम, इंटरनेशनल कोलेबोरेशन, ये सब चीजें फोकस थी। तो आगे मैं निमोनिक में बता दूंगा इसको कैसे यूज करना है। इसके अलावा नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, ये साइक्लोन वाले में पढ़ लेंगे। एंड इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कम्युनिटी रेजिलियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि यूपीएससी इस पर एक डेडिकेटेड अलग से क्वेश्चन पूछ ले। अब हमारा फोकस हो चुका है किस पर, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसके लिए हम एक गवर्नमेंट स्कीम भी लेकर आए जिसका नाम है आपदा मित्र स्कीम। तो ये स्कीम तुम्हें वहां पर अपने पॉइंट में कहीं ना कहीं डालकर दिखानी है, ये कीवर्ड मुझे वहां चाहिए तुम्हारे आंसर में, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट और आपदा मित्र स्कीम, ये भी निमोनिक में कवर्ड है, दिखा दूंगा आगे। ऑलराइट, तो कम्युनिटी रेजिलियंस, कम्युनिटी को एक इंपॉर्टेंट रोल हमने दे दिया, आपदा मित्र स्कीम भी लेकर आ गए। इसमें क्या होता है, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में क्या करेगा, कम्युनिटी को एक एक्टिव रोल दे दिया, कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी, एनालाइज, आइडेंटिफाई, मैनेज, हर जगह पर जो भी हमारी साइकिल में जो जो चीजें हैं हर जगह पर कम्युनिटी को साथ में इन्वॉल्व कर लो। बस फिर ऐसे इसमें एग्जाम्पल लिख देना जनरल कि उड़ीसा के केस में साइक्लोन आता था, वहां पर ही सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है, आपदा मित्र ने स्कीम के अंडर कम्युनिटी हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। अपने आप मेरा पॉइंट भी बन गया, एग्जाम्पल भी जनरेट हो गया, वही चीज वहां चाहिए। ऐसे ही स्मार्ट वर्क के थ्रू हमें वहां पर लिखने पड़ेंगे पॉइंट्स। क्लियर? तो पूरे स्टेजेस में, सारे स्टेजेस में, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, हर जगह पर हमने कम्युनिटी को एंगेज कर लिया है। क्लियर? तो अगर ये अलग से क्वेश्चन भी पूछे तो इसमें पॉइंट जनरेट कर कर लिख लेना। फिर आता है हमारा हैजार्ड जोनेशन मैपिंग। हैजार्ड क्या होता है वो हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी। हैजार्ड जोनेशन मैपिंग क्या होता है, नाम से ही सोचो, हैजार्ड जोनेशन मैपिंग। सबसे पहले ढूंढना, एनालाइज करना कि कौन कौन से हमारे हैजार्ड्स हैं जोन वाइज, उसके बाद उनको एनालाइज करना और उनका एक मैप बना देना, उनको मैप कर देना कि ये वाली कम्युनिटी में ज्यादा वल्नरेबिलिटी है, यहाँ पे हैजार्ड आने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, उसकी जो हम जोन्स आइडेंटिफाई कर कर, माइक्रो जोनिंग कर कर उनके मैप्स बना दे हैं हैजार्ड के बेसिस पर, उसी को हम बोलते हैं हैजार्ड जोनेशन मैपिंग। क्या है ये, इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग एरियाज बेस्ड अपॉन देयर ससेप्टेबिलिटी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स। तो किसी में कितने सारे ससेप्टेबिलिटी हैं, वल्नरेबिलिटी है हैजार्ड से, उसके बेसिस पर हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, सच एज अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, और उसके बाद उसके बेसिस पर हम उनकी मैपिंग कर देते हैं, ताकि फ्यूचर में हमें जो भी वहां पर प्लानिंग करनी है वो उसके बेसिस पर हम कर सकें। क्लियर? ताकि मिटिगेट कर सके पोटेंशियल इम्पैक्ट से। ऑलराइट, तो क्या होगा, हैजार्ड हमने आइडेंटिफाई किया, सारा डेटा देखा हैजार्ड से रिलेटेड, फिर फोकस किया रिस्क असेसमेंट, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, इन्हें अपने आंसर में हमें स्प्रिंकल करना है, रिस्क असेसमेंट, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। फिर उनका एक मैप बना दिया और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दिया हमने प्लानिंग में। क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव वही है, वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करो, हैजार्ड की वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करो, और उसके बाद देखो कि आगे हम जाकर उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करें अपनी प्लानिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। फिर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स पे हम फोकस कर सकें, कोई भी आने वाला फ्यूचर इम्पैक्ट को हम मिटिगेट कर सकें, वही उसका ऑब्जेक्टिव है। एंड इसमें हम टूल्स टेक्निक क्या यूज करेंगे, ड्रोन्स, लिडार्स, जीआईएस, रिमोट सेंटिंग सैटेलाइट, सब कुछ हम इसमें यूज करेंगे। तो अगर उसने पूछा तो ये सब पॉइंट जरूर लिख कर आना हैजार्ड जोनेशन मैपिंग में। तो की एलिमेंट्स वही होते हैं, आइडेंटिफाई किया, डेटा देखा कहाँ कहाँ पर आने के चांसेस हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करी, हैजार्ड असेसमेंट करी, एंड मैपिंग करी यूजिंग जीआईएस, ड्रोन्स, रिमोट सेंसिंग के थ्रू, एंड उनको क्लासिफाई कर दिया मल्टीपल जोन्स में, जैसे हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क एंड लो रिस्क। उसके बाद अल्टीमेटली इंटीग्रेट कर लिया हमने उसको प्लानिंग में,
ताकि हम मिटिगेट कर सकें। जैसे बिल्डिंग कोड्स बनाए, लैंड यूज प्लानिंग करी हमने। ऑलराइट, तो ये होता है हैजार्ड जोनेशन मैपिंग। फिर अब चलते हैं हमारा सेंडाई फ्रेमवर्क पर। जब सेंडाई फ्रेमवर्क वाज इंट्रोड्यूस, ह्यूगो फ्रेमवर्क को इसने रिप्लेस किया था। याद रखना, ह्यूगो को इसने रिप्लेस किया था सेंडाई ने। ये है वैलिड 2030 तक। अब सेंडाई है सिटी इन जापान में। तो सेंडाई के हैं 7 टारगेट्स। 2024 में उसने पूछ लिया 7 टारगेट्स बताओ सेंडाई के। सो बताता हूँ ये भी कैसे याद रखना है, और 4 प्रायोरिटी एरियाज हैं हमारे एक्शन के। ठीक है। सो सेंडाई क्या है, इट इज वे ब्रॉडर। ह्यूगो को मल्टीपल चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे नेचुरल मैनमेड हैजार्ड्स जो कि ह्यूगो में नहीं थे। और इसका फोकस जो प्राइमरीली है ना, वो किस पर चला गया है, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। बी, जब भी सेंडाई की बात हो, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिखना है और बिल्ड बैक बेटर लिखना है। इसके अलावा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन लिखना है एंड पीपल सेंट्रिक कम्युनिटी एंगेजमेंट इंक्लूसिव अप्रोच इसकी हो चुकी है। क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, डिजास्टर रिस्क कम करना, लॉस ऑफ लाइफ, लाइवलीहुड, हेल्थ कम करना एंड पर्टिकुलरली इकोनॉमिक, फिजिकल, सोशल, कल्चरल सारे एस्पेक्ट पर फोकस करना। अब इसके टारगेट्स क्या हैं, देखो इसके हैं 7 टारगेट्स। 4 टारगेट्स का पर्पस है सब्सटैंशियली रिड्यूस करना और 3 का पर्पस है इंक्रीज करना। तो क्या चीज रिड्यूस करना चाहेंगे, अगर हम डिजास्टर होता है तो मेरा पर्पस क्या है, अगर मैं प्लानिंग कर रहा हूं तो मेरा पर्पस होगा मैं क्या कम करूं, मैं मोर्टेलिटी कम करूं कि कम से कम लोग मरे, कम से कम लोग अफेक्ट हों उनसे, एंड कम से कम इकोनॉमिक लॉसेस हों एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज ना पहुंचे। तो यही सब जो हो गए हमारे पॉइंट्स। तो सब्सटैंशियली रिड्यूस करना हमें मोर्टेलिटी, नंबर ऑफ इफेक्टिव पीपल, इकोनॉमिक लॉस, ऐसे ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज। क्लियर। तो ये 4 हो गए मेरे, इनको रिड्यूस करना है। और क्या इंक्रीज करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करें और यूज करें। ये देखो, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे फोकस करें। फिर सारी कंट्रीज अपने प्लान बनाए, डीआरआर की स्ट्रेटजी बनाए एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज जो ज्यादा वल्नरेबल हैं उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। क्लियर। तो इसको ऐसे याद कर लेना, इसमें 4 हैं हमें कम करना है इन चीजों को, और 3 है हमें इंक्रीज करना है। तो 4 प्रायोरिटी एरियाज ऑफ एक्शन क्या है, डिजास्टर रिस्क समझना, डिजास्टर गवर्नेंस पे फोकस करना, फिर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में इन्वेस्टमेंट करना, फंडिंग लेकर आना, फोकस ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी रेजिलियंस एंड अल्टीमेटली उसके बाद क्या फोकस है, प्रिपेयर्डनेस, बिल्ड बैक बेटर, फोकस ऑन रिहैब, रिकवरी, रिकंस्ट्रक्शन। क्लियर। तो ये सब बहुत ही जेनरिक चीजें पॉइंट्स हैं, इसको तुम कोई भी आंसर, कोई भी क्वेश्चन आता है वहां डायरेक्टली इन पॉइंट्स को तुम अपने नाम से भी यूज कर सकते हो कि हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है डिजास्टर रिस्क की, डिजास्टर गवर्नेंस स्ट्रेंथन करना है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फोकस करना है। तो मैंने जो निमोनिक बनाया हुआ है ना, उसमें ये पॉइंट्स इंक्लूड किए हुए हैं। सो डोंट वरी, तुम्हारा काम ऑलरेडी मैंने आसान कर दिया है। क्लियर। अब आता है हमारा सेंडाई और ह्यूगो के डिफरेंसेस। पूछ चुका है 2018 में वो, फिर से एक बार बस तुम्हारे पास पीडीएफ होगी उसमें देख लेना। प्राइमरली जो मोटा मोटा एग्जांपल पता है क्या है, वो यही है कि सेंडाई में फोकस है रिड्यूसिंग रिस्क, एनहांसिंग रेजिलियंस। सो क्रिएटिंग रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्ड बैक बेटर, इस पर ज्यादा इसका फोकस है। तो ये बहुत ज्यादा ब्रॉड और वाइडर है। इसके अलावा 7 जो मेजरेबल टारगेट्स हैं वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिए हैं, इस पे फोकस किया है। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है, सारे हैजार्ड्स हमने इंक्लूड किए हैं। तो ह्यूगो में क्या था, हमारा फोकस मेनली नेचुरल हैजार्ड्स पे था। अब इसमें हमने मैन मेड भी ले आए, जैसे बायोलॉजिकल, पेंडेमिक्स, कोविड-19 आएगी तो इसको भी तो इंक्लूड करना जरूरी है। तो सेंडाई में वो भी इंक्लूडेड है। एंड फिर स्टेक होल्डर्स में सारे पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, एनजीओ, पीआरआई, सबको इन्वॉल्व कर लो। एंड फोकस क्या है हमारा, बिल्ड बैक बेटर, डीआरआर, फाइनेंसिंग, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें तुम्हें सेंडाई में लिखनी होंगी। इसके अलावा मोदी जी ने एक लॉन्च किया था, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब नाम से ही पता चल रहा है, अगर उसने पूछा कि क्या क्या फीचर्स थे, क्या लिखोगे इसमें, सोचो। अगर नहीं पता तो पॉइंट जनरेट करते हैं, कैसे पॉइंट जनरेट करोगे, सोचो, दिमाग चलाओ। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्या करेंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी बनाओ, एंगेज करो, पार्टिसिपेट करो और फोकस करो, स्ट्रेंथन रेजिलियंस, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की वल्नरेबिलिटी कम करो एंड ग्लोबल कोऑपरेशन के थ्रू उसे स्ट्रेंथन करो, रिस्क मिटिगेशन पे फोकस करो और अपना ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी चाहिए। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व करो। क्लियर।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मुझे अपना रेज़िलिएंट बनाना है, सस्टेनेबल बनाना है, तो जब मैं बना रहा हूँ, उसकी प्लानिंग कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ, तो उसको इनकॉर्पोरेट करना डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन बहुत ज़रूरी है उसमें। सो यही इम्पोर्टेंट है इसमें, पॉइंट्स जनरेट कर लेना एंड यूज़ कर लेना इसको। सीडीआरआई भी तुम वे फॉरवर्ड में यूज़ कर सकते हो। इसके बाद उसने पूछा था डिज़ास्टर रेज़िलियंस क्या होता है? 2024 के मेंस में उसने पूछा है। सो नाम से ही पता चल रहा है डिज़ास्टर रेज़िलियंस का मतलब क्या है? एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशंस टू एंटिसिपेट, विथस्टैंड, अडैप्ट की मतलब कल को कोई इवेंट आए, डिज़ास्टर आए, हैज़ार्ड आए, मान लो लैंडस्लाइड आए, फ्लड आए, सुनामी आई, तो क्या हम उससे कोप अप कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइज़िंग हमारी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट? मान लो कल को कोई यूपीएससी में रैंडम क्वेश्चन आ जाए, तो क्या हमारी प्रिपरेशन इतनी रेज़िलिएंट है कि हम उसे हैंडल कर पाएँ? तो बस वही है रेज़िलिएंट। कल को कोई भी बड़ा से बड़ा डिज़ास्टर आए, सुनामी आए, अर्थक्वेक आए, तो क्या हम उसे हैंडल कर सकते हैं? क्या हम उससे रिकवर कर सकते हैं एंड वापस बिल्ड बैक बेटर कर सकते हैं? तो यही सब चीज़ें होंगी हमारी रेज़िलियंस में। अब पूछा कि कैसे उसको डिटरमाइन करेंगे रेज़िलिएंट को कैसे कर पाएँगे? किसी भी कंट्री की कोपिंग कैपेसिटी के बेसिस पर, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस पर उसने की हुई है या नहीं, रिस्क एक्सपोज़र पर एंड उसके बाद कुछ हमारे फ्रेमवर्क के एलिमेंट्स होते हैं। जो तुम्हें याद आ रहा है ना, जो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में सोच सकते हो, सारे फ्रेमवर्क में सारे एलिमेंट्स इसमें लिख देना। अगर ऐसा ब्रॉड क्वेश्चन होता है ये, तो ऐसे ब्रॉड क्वेश्चन में कभी भी डरना मत। जितने पॉइंट्स जो तुमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट में पढ़े हैं, सारे लिख दो। 99% चांस है कि वो सही होगा। क्लियर? तो रिस्क असेसमेंट ज़रूरी है, वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करना, हैज़ार्ड ज़ोनेशन मैपिंग करना, असेसमेंट करना वल्नरेबिलिटी। फिर एग्ज़ाम्पल लिख दो जैसे आईएमडी का साइक्लोन का वल्नरेबिलिटी एटलस बनाया हुआ है। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम, ट्रेनिंग हम करवाते हैं, गवर्नेंस में हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है या नहीं, पॉलिसी लॉज़ हैं या नहीं जो ओवरसी करते हैं रेज़िलिएंट फ्रेमवर्क को। फिर क्या हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल है, स्ट्रेंथन्ड है, डिज़ार्ड हैज़ार्ड से हम उसे बचा सकते हैं या नहीं? फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थक्वेक के हमारे जो एनसीबीसी होता है, नेशनल बिल्डिंग कोड्स बनाए हुए हैं हमने, उसमें क्या है सिस्मिक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स हैं। फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम, टाइमली अलर्ट एंड एक्शनेबल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। आई फ्लोज ऐप, अब जैसे एनडीए में क्या क्या होता है, एसएमएस आते हैं, कोई भी हमारा बारिश आने वाली हो, थंडरस्टॉर्म होने वाली हो, 3 घंटे पहले आ जाता है ना कि आपके इस एरिया में थंडरस्टॉर्म की आने के चांसेस हैं, सो प्लीज टेक प्रिकॉशंस। तो ये क्या है, अर्ली वार्निंग ही है ये। तो ये एग्जाम्पल ज़रूर लिख कर आना, एनडीएमए के एसएमएस आते हैं। फिर मुंबई में है अर्बन फ्लडिंग के लिए आईफ्लोस ऐप बनाई हुई है उन्होंने। फिर क्या हम रिकवरी कर सकते हैं, बिल्ड बैक बेटर कर सकते हैं? और क्या हमारे पास फंडिंग है, फाइनेंशियल एक्सेस है, रिस्क ट्रांसफर करने की, रिस्क को कम करने की, जैसे पीएम फसल बीमा योजना में है, इंश्योरेंस प्रोवाइडेड है कि डिजास्टर आ जाएगा तब भी तुम्हारी फसल को हम इंश्योर्ड रखेंगे। सो यही सारी चीजें डिसाइड करेंगी कि हम रेजिलिएंट हैं या नहीं। वही सिंपल सी चीज उसने पूछी यहाँ पर। ऑलराइट, सो ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है, नए क्वेश्चन वो लाने की कोशिश करेगा, तो उसे आंसर करो बिना डरे। सारे जो पॉइंट्स पढ़े हैं विद एग्जांपल्स, ये ऐसे बेसिक एग्जांपल्स हैं ये, इसको स्पेसिफिक याद भी नहीं करना, बस इन्हें लिख कर आना है वहां पर। क्लियर? अब हम इंडिविजुअल डिजास्टर्स पर चलते हैं। सबसे पहले आता है हमारा साइक्लोन्स। सो अब साइक्लोन्स में क्या याद रखना है, सबसे पहले उसकी हमें डेफिनेशन याद रखनी है। ये हमारी जीएस 1 में भी यूज होगी, डायरेक्टली मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। सो क्या है, साइक्लोन्स आर वायलेंट स्टॉर्म्स ओरिजिनेट ओवर ओशंस इन ट्रॉपिकल एरियाज एंड मूव टुवर्ड्स कोस्ट ब्रिंगिंग हेवी रेनफॉल, वायलेंट विंड, स्टॉर्म सर्जेस। कभी अगर पूछा तो यूज कर सकते हो, वरना हम कैसे यूज करेंगे इसको, कैसे स्टार्ट करेंगे? अगर वो बोलेगा कि साइक्लोन्स बढ़ रहे हैं, तो वही जो बताया था कि आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट में दिखाया है इंक्रीज हो रहे हैं। उसके अलावा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ने भी बोला है फिफ्थ वल्नरेबल है, साइक्लोन भी इंक्रीज हो रहे हैं। एंड उसके बाद इमीडिएटली फिर बता देना कि 3/4 कोस्ट लाइन है और एग्जाम्पल देना रिसेंट, बहुत जरूरी है एग्जाम्पल। अब ये बेसिक बस कीवर्ड्स याद रखने होते हैं, ठीक है, इन्हीं के बेसिस पर वहां अपना आंसर्स बिल्ड करने होते हैं। ऑलराइट, सो ध्यान में रखना, साइक्लोन दाना आया था, फेंगल, आम्फान, ताउते, अब ये साइक्लोन हमें कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे। फिर अगर क्वेश्चन आता है ना साइक्लोन्स में, अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल कंपैरिजन का, वहाँ क्यों ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ क्यों बढ़ रहे हैं अरेबियन सी में, तो ये हमें बनाकर दिखाना पड़ेगा मैप। सो इस बेसिक मैप को प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ मैंने क्या किया है, इधर बे ऑफ बंगाल में जो आए थे उनके नाम है और जो अरेबियन सी में आए थे उनके नाम लिखे हुए हैं।
सो प्लीज़ ये एग्ज़ाम्पल ज़रूर याद रख लेना और इसका बेसिक मैप बना लेना। ऐसा मैप भी बना दोगे कोई भी साइक्लोन के क्वेश्चन में तो वो भी चलेगा। इसमें हम क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? कोस्टल एरियाज़ में हमारी वल्नरेबिलिटी दिखा रहे हैं और यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स दे रहे हैं कौन से आए थे। सो सबसे पहले साइक्लोन्स नोन बाय डिफरेंट नोन वी ऑलरेडी नो दैट फेवरेबल कंडीशंस क्या है साइक्लोन्स की। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा, कोरियोलिस फोर्स होनी चाहिए, ज़ोन ऑफ डाइवर्जेंस होना चाहिए, प्री एक्जिस्टिंग लो प्रेशर और स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड विंड शेयर में। अब इसके अलावा जो याद रखना है वो है वल्नरेबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये पॉइंट तुम्हें याद रखना है। कोई भी साइक्लोन का क्वेश्चन आएगा मुझे वहाँ पर ये पॉइंट चाहिए कि 3/4 आवर कोस्ट लाइन है वल्नरेबल टू साइक्लोन एंड सुनामीज़। ऑलराइट? भले ही ये लिखो या ना लिखो 8% एरिया 1/3 पॉपुलेशन बट ये ज़रूर लिख देना। ये लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। ऑलराइट? सो ऐसा लिख सकते हो कि 3/4 ऑफ आवर कोस्ट लाइन, 8% एरिया एंड अराउंड 13 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ आर वल्नरेबल टू साइक्लोन्स। फिर इसके अलावा वो जो बताया था आईपीसीसी और ईस्टर्न कोस्ट बे ऑफ बंगाल यूजुअली मोर वल्नरेबल मानी जाती है बट अब अरेबियन सी में भी बढ़ रहे हैं। किस लिए मोर वल्नरेबल है? फनल शेप्ड कोस्ट लाइन और वार्मर वाटर्स एंड फेवरेबल विंड पैटर्न्स। अभी मैं आगे बताऊंगा कि क्यों इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। राइट? सो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ने बोला है वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब इसके अलावा जो चीज इंक्रीज हो रही है साइक्लोन्स में वो है उसकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। तीनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उस वजह से। सो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं और आ भी रहे हैं तो कौन से अलग अलग टाइप्स होती है ना हमारी, डिप्रेशन, फिर साइक्लोन, वेरी सीवियर साइक्लोन्स, सुपर साइक्लोन्स, ऐसी ऐसी अलग जो होती है कैटेगराइजेशन। सो वही हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है उनकी, रेगुलरली आ रहे हैं, इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है, वेरी सीवियर साइक्लोन्स आ रहे हैं एंड ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन और टाइमिंग भी उनकी बढ़ती जा रही है। तो तीनों चीजों पर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब वो क्या पूछेगा? ये बेसिक डायग्राम है, जीएस में यूज होगा ये, जीएस 1 में। जीएस 3 में हमारा यही वल्नरेबिलिटी वाला दिखाना होगा डिजास्टर में हमें। सो अब क्वेश्चन अगर आया कि क्यों साइक्लोन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हमें क्या लिखना है वहां पर? देखो, साइक्लोन्स इंक्रीज हो रहे हैं उसके पीछे साइक्लोजेनेसिस सबने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। साइक्लोजेनेसिस होता है वही फैक्टर्स जिनकी वजह से साइक्लोन बढ़ता है। तो वही फैक्टर्स अगर एक्सेंचुएट होंगे तो ऑब्वियसली साइक्लोन ज्यादा बढ़ेगा। ये रहे फेवरेबल कंडीशंस, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब बट तुम्हें वहां पर जीएस 3 में अच्छा स्कोर लेकर आना है तो तुम्हें वहां पर ये कीवर्ड्स उसको डालकर दिखाने होंगे। अब मैं लेमैन से भी पूछूंगा वो भी बोल देगा कि भैया बंगाल का पानी बहुत गर्म हो जाता है तो इसीलिए साइक्लोन ज्यादा आ रहे हैं, पानी ज्यादा गर्म हो रहा है। बट तुम क्या लिखोगे? तुम लिखोगे आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट, राइजिंग सी सरफेस टेम्परेचर 1.2 से 1.4 डिग्री, तो इसी पॉइंट का अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तभी जीएस 3 में तुम अपना स्कोर इंक्रीज कर पाओगे, वरना क्वेश्चंस बहुत जनरल आते हैं। ऑलराइट? सो उसके लिए ऐसे कीवर्ड बेस्ड पॉइंट्स लिखना बहुत जरूरी है। सी सरफेस टेम्परेचर, 6th असेसमेंट रिपोर्ट, फिर ओशन वार्मिंग हो रही है। ओवर द पास्ट 50 ईयर्स जो ग्लोबल ओशन है दे हैव एब्सॉर्ब्ड 90% ऑफ एक्सेस हीट एज पर आईपीसीसी ने बोला है ये भी। तो ये सब पॉइंट्स की वजह से दिखाओ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग कैसे अफेक्ट कर रही है, क्यों एक्सेंचुएट हो रहा है। ये इन्वायरमेंट में भी ये पॉइंट्स यूज हो सकते हैं। बस ऐसे ही बेसिक पॉइंट याद रखने हैं। ऑलराइट? फिर इंडियन ओशन डाइपोल की वजह से इट हैज बीन पॉजिटिव, और एल नीनो मोडो की विच इज ऑल अगेन फेवरिंग साइक्लोजेनेसिस। इसके अलावा हमारा इंक्रीज इन एमिशन ऑफ एरोसोल्स। सो ये बेसिक हमारे फैक्टर्स हैं, तो यहाँ से उठा लेना सी सरफेस टेम्परेचर, मॉइस्चर एक्सेट्रा वो सब, और उसको लिंक कर दो ओशन वार्मिंग, इंडियन ओशन डाइपोल, एल नीनो मोडो की आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट से। ठीक है? अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, पॉइंट लिखो कि हाँ सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, बाद में लिख दो उसके बाद एग्जाम्पल एज हाईलाइटेड बाय, या फिर आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट ने बोला है, या सीधा ब्रैकेट में डालकर लिखो आईपीसीसी ने बोला है। ऐसे ही फिर लिख दो कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल की वजह से हो रहा है, नीनो मोडोकी की वजह से हो रहा है। क्लियर? सो ये बहुत ही सिंपल चीज है बट इसकी वजह से बहुत ज्यादा स्कोर्स इंप्रूव होते हैं। सो वहां हम पॉइंट्स भी लिख रहे हैं और क्वालिटी पॉइंट्स लिख रहे हैं, ऐसे यही डिफरेंशिएटर क्रिएट करता है। फिर अगर क्वेश्चन आया कि अरेबियन सी में क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, सो इसके लिए ये जरूर लिख कर आना कि ये आईआईटीएम की स्टडी है। ऑलराइट? सो इंक्रीज बाय 52% इन 20 ईयर्स में 52% अराउंड इंक्रीज हुए हैं। और फिर वही साइक्लोजेनेसिस, पानी ज्यादा गर्म है तो फेवरेबल जो कंडीशन है सी सरफेस टेम्परेचर का वो इसे सपोर्ट कर रहा है, वार्म पूल ऑफ ओशन इजीली अवेलेबल है। फिर मॉइस्चर अवेलेबिलिटी एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑल्टर कर रहे हैं विंड डायनामिक्स को, जिसकी वजह से वो ज्यादा यहाँ पर और आ रहे हैं साइक्लोन्स।
फिर एग्ज़ाम्पल ज़रूर लिख देना। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया अरेबियन सी में क्यों ज़्यादा आ रहे हैं कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल, तो ये बनाकर दिखा देना मैप भी। फिर वो पूछेगा मेजर्स क्या लिए हैं हमने साइक्लोन के लिए। तो जब भी बात आएगी किसी भी डिज़ास्टर के मेजर्स की, तो हमेशा अपने पॉइंट्स को एक तो हम एनडीएमए गाइडलाइंस उसमें मेंशन करेंगे ही करेंगे, उसके बाद हम ये वर्ड ज़रूर लिखकर दिखाना वहाँ पर स्ट्रक्चरल मेजर्स। ऑलराइट? तो हमेशा एनडीएमए गाइडलाइंस में ये मेंशन है स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। नॉन स्ट्रक्चरल में पॉलिसी मेकिंग, इनिशिएटिव्स, बाकी सब चीज़ें आ जाती हैं, बट स्ट्रक्चरल ज़रूर लिखना और उसके अंडर ऐसे 3-4 पॉइंट्स, सब पॉइंट्स लिख देना स्ट्रक्चरल। ऑलराइट? कोई भी डिज़ास्टर आएगा तुम्हें वहाँ पे स्ट्रक्चरल मेजर, एनडीएमए गाइडलाइंस ऐसे ब्रैकेट में डालकर लिखना ही लिखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बस बाहर उसके एग्ज़ाम्पल लिखना होता है, अभी बताता हूँ कैसे। तो साइक्लोन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। अब मान लो उसने इसके फीचर्स पूछ लिए इस बार, तो क्या लिखोगे? रिस्क मिटिगेशन की बात है ना, तो वही सारी चीज़ें होंगी। अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करेंगे, प्रिपेयर्डनेस पे फोकस करेंगे, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करेंगे, प्लानिंग में उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे, शेल्टर्स बनाएँगे, इन केस अगर आता है तो क्या करना है, वो सब चीज़ें डिसाइड करेंगे। सो वो ही सारे हमें पॉइंट्स इसमें लिखकर आने हैं। ऑलराइट? फिर एनसीआरएमपी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। फिर ओडिशा ने अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो ये एक केस स्टडी थी कि ओडिशा में इनिशियली 1999 के बाद बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, बट उसके बाद से जब से उसने अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम एटसेट्रा बना लिया, तब से इट हैज़ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। ऑलराइट? फिर टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट प्रोबिंग ऑफ साइक्लोन्स। अब इसमें और भी लिखना चाहते हो तो लिख देना कि डोपलर रडार यूज़ कर रहे हैं हम, टेक्नोलॉजी वाले पॉइंट में। ऑलराइट? तो आगे निमोनिक बताऊँगा, कॉमन निमोनिक जो सब में चल सकता है, बट इसमें भी टेक्नोलॉजी लिख कर आना है, एयरक्राफ्ट प्रोबिंग ऑफ साइक्लोन्स, डोपलर रडार्स, फिर सैटेलाइट्स के नाम लिख देना कोई भी। ऑलराइट? कि सैटेलाइट्स यूज़ कर रहे हैं हम। फिर स्ट्रक्चरल मेजर्स, हाँ, ये आएँगे स्ट्रक्चरल मेजर्स। इसमें क्या सबसे पहले हमने किया, मल्टीपर्पज़ साइक्लोन शेल्टर्स बनाए ओडिशा में, ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल है, ये लिख कर आना। फिर कोस्टल एम्बैंकमेंट्स, क्लाइमेट रेजिलिएंट हाउसिंग हमने बनाई अंडर पीएम आवास योजना, ऑल वेदर रोड, सी वॉल्स। फिर उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, शेल्टर बेल्ट्स यूज कर रहे हैं, मैंग्रोव्स को वहां पर ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, बायोशील्ड्स का काम कर रहे हैं वो। ये सब चीजें लिखनी है, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। ऑलराइट? तो जब भी अगर तुम्हें याद आए साइक्लोन्स के बारे में तुम्हें पढ़ना है, तो जो रेड रेड कीवर्ड्स मार्क किए हुए हैं ना मैंने, वो जरूर ध्यान में रखना, वो याद रखना। तुम्हारा दिमाग में आ जाना चाहिए साइक्लोन का क्वेश्चन देखते ही कि हाँ, इसमें मैं एनसीआरएमपी मेंशन करूंगा, एमपीसीएस मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर मेंशन करूंगा, फिर मैंग्रोव बायोशील्ड ये मेंशन करना है। ऑलराइट? उसके बाद जो आएगा वो सब में कॉमन पॉइंट आएगा, ये आपदा मित्र स्कीम। ऑलराइट? तो कम्युनिटी बेस्ड जो डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, दिस वन, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये वही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपदा मित्र स्कीम तुमने लिखनी ही लिखनी है अपने आंसर पे, कोई भी डिजास्टर पे आए जरूर लिखना कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन आपदा मित्र स्कीम, ट्रेनिंग करवाई है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करवाई है। फिर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, तो देखो ऐसे तुम पॉइंट्स बनाकर लिखोगे, बेटर स्ट्रक्चर मिलेगा तुम्हारे आंसर को। ऑलराइट? तो इंस्टीट्यूशन में एनडीएमए गाइडलाइन सबके लिए आई हुई है, सारे डिजास्टर के लिए है। ऑलराइट? लिख देना उनसे पॉइंट्स और बाद में लिख दो एनडीएमए गाइडलाइंस ब्रैकेट में। फिर इसके अलावा बिल्ड बैक बेटर अप्रोच, इसके बाद इसको भी अगर फर्दर इंप्रूव करना चाहते हो तो यहाँ भी ये लिख सकते हो, ऑन द लाइंस ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क लो, दिस इज हाउ, ऐसे पॉइंट बनाकर लिख देना। फिर एक जेनरिक एग्जांपल लिख दो कि हाँ, एम्फान के बाद उड़ीसा बंगाल ने बीबीबी अप्रोच का यूज किया था इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर के लिए एंड ग्रीन शेल्टर बेल्ट्स के लिए। क्लियर? सो ऐसे हम इसको अप्रोच करेंगे साइक्लोन्स वाले पार्ट को। बहुत ही सिंपल चीज है, एक बार तुम इस पे ग्रास्प बना लो अपनी, समझ में आ जाएगा। फिर इसको तुम्हें क्या करना है, टेस्ट के थ्रू, आंसर्स के थ्रू प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जस्ट प्रैक्टिस इट, और इसी को ही बार बार तुम्हें रिवाइज करना रखना है, और कुछ नहीं पढ़ना हमें, बस इसी को ही बार बार रिवाइज करना है रखना है। यही तुम्हारे वन पेजर नोट्स हैं। ऑलराइट? हाँ, अब इसमें ना जीएस वन में उसने एक और बार पूछा था एक क्वेश्चन कि कलर कोडिंग कौन सी यूज हो रही है इसमें, तो वो भी ध्यान में रख लेना। वही रेड अलर्ट, येलो अलर्ट, ग्रीन ऑरेंज जो हमारे होते हैं ना, ऑरेंज अलर्ट, रेड येलो ऑरेंज अलर्ट, वो इसके लिए था, साइक्लोन्स के लिए। ऑलराइट? तो कोई भी तुम्हारा डिजास्टर आए, इसी के अराउंड तुम्हें अपने वहां पर मेजर्स बिल्ड करने होंगे, बट साइक्लोन में सबसे पर्टिकुलर जो हो जाता है वो ये हो जाता है एनसीआरएमपी।
फिर ये शेल्टर बेल्ट्स, मैंग्रोव्स, बायोशील्ड्स। ऑलराइट, बाकी ये कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस, कम्युनिटी बेस्ड आपदा मित्र और बिल्ड बैक बेटर सब में आएगा ही आएगा। ये तुम्हें सब में डालना ही डालना है, कोई भी डिजास्टर है डाल दो। अब चलते हैं इसके बाद अपना लैंडस्लाइड्स पे। अब लैंडस्लाइड्स के मेरे को लग रहा है कि इस बार चांसेस हैं ज्यादा आने के। लैंडस्लाइड्स क्या है? दीज आर रैपिड मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्री और अर्थ डाउन द स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी बेस्ड, सिंपल डेफिनेशन है। अब इसमें भी वल्नरेबिलिटी में क्या याद रखना, स्टेट्स और ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लेना कि 13% अराउंड 13% ऑफ लैंड मास इज वल्नरेबल। ऑलराइट, एंड इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 8% ऑफ ग्लोबल फर्टिलिटीज ड्यू टू लैंडस्लाइड्स। ये एनडीएमए की रिपोर्ट से ही डेटा निकाला हुआ है मैंने। अब ये हमें क्या याद रखना है, वो पूछता है कि रिसेंटली पिछले 5 साल में 10 साल में कौन सी आई, विद एग्जाम्पल बताओ वहां पर क्या इंपैक्ट हुआ। तो ना हमें थोड़ी सी वहां पर स्टोरी बिल्ड करनी होगी, जैसे अभी वायनाड में आई, तो वायनाड का बेसिक रीजन क्या था वो हमें पता होना चाहिए। ऐसे ही अर्बन फ्लड जाते हैं उस पे वो पूछता है कि उसको थोड़ा डिटेल में बताओ, तो एक पैराग्राफ हमें उस पे लिखना होता है। ऑलराइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स हैं लैंडस्लाइड के जो रट के रखने हैं वो है 2024 वायनाड केरला में आई। उसका प्राइमरीली रीजन वही था, हैवी रेन्स की वजह से नॉन स्टॉप बारिश आती रही, फिर इट कॉज हिल स्लाइड्स टू कोलैप्स। उसके बाद जो मेजर हॉटस्पॉट है ना वो है हमारे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। क्लियर? तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल जो स्टेट है दैट इज हमारी सिक्किम, और आउटसाइड हिमालयाज अगर देखें तो केरला है। क्लियर? तो इसमें एग्जांपल याद रखना तुपुल का, मणिपुर में लैंडस्लाइड हुए थे, वहां रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा था, ऐसे ही हमारा हिमाचल प्रदेश में हुए हैं और केरला, ये तीन जरूर जरूर याद रख लेना। उत्तराखंड में है 2900% इंक्रीज इन पास्ट 5 ईयर्स एंड हिमाचल में ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। अब ये है नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग। ये जब भी लैंडस्लाइड पे क्वेश्चन आए ये मैप बनाकर दिखा देना कि 4.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड। अब देखो ये कितना आसान है बनाना, मैप करना। पता है ना इंडिया में माउंटेन्स कहाँ कहाँ पर है, ये रहा हिमालयाज, ये रहे हमारे नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम विक्किम, ठीक है, और ये रहे हमारे वेस्टर्न घाट्स। बस इन स्टेट्स को तुम्हें हल्का हल्का यहाँ हाईलाइट करना है, कोई परफेक्ट नहीं बनाने की जरूरत वहां पे, ना इतना टाइम है 7 मिनट में आंसर लिखना है। ऐसा बनाओ और फिर यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा दो कि हाँ हिमाचल प्रदेश में आया था, केरला वायनाड 2024, ऐसे ही मणिपुर तुपुल, डन हो गया। इसी से ही तुम्हारा 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, कंपटीशन हमारा इतना भी नहीं कर रहा, यही चीज हमें वहां पर करनी है। क्लियर? अब पहला, रीजंस क्या है लैंडस्लाइड के, सिंपल बेसिक सी चीजें हैं, बच्चों वाली चीजें, क्यों लैंडस्लाइड हो रहे हैं। बट अब हमें इस आंसर को और ज्यादा अच्छा बनाना है तो पॉइंट लिखना, और पॉइंट लिखने के बाद एग्जाम्पल जरूर डालने की कोशिश करना। ऑलराइट, सो एक तो देखो सबसे कॉमन एग्जांपल है चमोली उत्तराखंड वाला, ये बहुत जगह यूज कर सकते हो क्योंकि हर साल ही वहां पर लैंडस्लाइड होती है। इसके अलावा चार धाम प्रोजेक्ट, इसमें बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा था, बोल रहे थे बार बार कि इसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। फिर हमारा वायनाड केरला और तुपुल वाला, तो क्या होता है, क्यों हो रही है लैंडस्लाइड्स, ओवरलोडिंग ऑफ स्लोप्स ड्यू टू रेनफॉल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की वजह से वो वेट बेयर ही नहीं कर पाती और अल्टीमेटली सपोर्ट खत्म हो जाता है। ऐसे ही जब नेचुरल या अंडरलाइन सपोर्ट खत्म करते हैं उनका, मुझे टनल बनानी है, रास्ता बनाना है, पहाड़ यहाँ से काट दिया, उसका अंडरलाइन सपोर्ट खत्म और पत्थर सारे गए नीचे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। फिर नेचुरल स्लीपेज, स्लोप डिस्टेबलाइज हो चुकी है, स्टीप स्लोप ग्रेडियंट्स बनते जा रहे हैं हमारे, डिफॉरेस्टेशन एंड रिमूवल कर दिया, जो नेचुरल वेजिटेशन थी जो होल्ड करके रखती थी सॉइल को, रॉक्स को टुगेदर बांध के रखती थी, वो पेड़ ही हम काटते जा रहे हैं। ठीक है, टीएनटी से उनको उड़ा दिया, वहां पर हम टनल्स बना रहे हैं, तो क्या होगा, ऑब्वियसली लैंडस्लाइड होंगी ही होंगी। फिर वेदरिंग एंड इरोजन, हैवी डाउनपोर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो हमारे क्या होते हैं मल्टीपल, एक होते हैं जेनरिक जो चीजें होती हैं, फिर होता है हमारा एक ट्रिगर पॉइंट कि इमीडिएट ट्रिगर क्या हुआ, जैसे केरला वायनाड के केस में इमीडिएट ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था, हैवी डाउनपोर था। ऑलराइट, तो हैवी डाउनपोर क्लाउड बर्स्ट की वजह से भी आते हैं, एग्जांपल जैसे केदारनाथ में हुआ, केदारनाथ वाला सबको पता है क्लाउड बर्स्ट की वजह से, एंड क्लाउड बर्स्ट, जीएलओएफ, एंड उसके बाद वायनाड केरला। तो ये एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में रखना है। इसके अलावा फिर सीस्मिक एक्टिविटीज, रोड कटिंग, टनल ब्लास्टिंग, एक्सप्लोजन, एक्सकेवेशन, अब ये पॉइंट्स बस बनाए हुए हैं एक्स्ट्रा, तो इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रख लेना, रीजंस क्यों हो रहे हैं। अब अगर इंक्रीज हो रही है तो क्यों इंक्रीज हो रही है, यही पॉइंट अगर
एक्सेंचुएट हो रहे होंगे, एम्पलीफाई हो रहे होंगे, इसीलिए इंक्रीज हो रही है। सो कंस्ट्रक्शन बूम पहाड़ों में देख रहे हैं हम, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये कीवर्ड हो गया मेरा कि इट इंक्रीजेस द वल्नरेबिलिटी। जैसे रोड, टनल, डैम प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड में चारधाम हाईवे, फिर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट, उपल रेलवे वाला इंसिडेंट, ये सब लिख कर आना। फिर कटिंग, टनरिंग, वाइडनिंग ऑफ रोड, फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज की जब भी बात आए इसमें या तो लिख दो आईपीसीसी या फिर ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इन दोनों को मेंशन कर सकते हो जब भी क्लाइमेट चेंज वाला पॉइंट लिखना होगा। फिर डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग एंड लैंड यूज चेंज की वजह से, ऑलराइट। तो इन्हीं वजह से ये फर्दर इंक्रीज होती जा रही है। अब रेमेडीज क्या है, रेमेडीज भी उसने एक बार पूछी हुई है। तो रेमेडीज क्या है, एफोरेस्टेशन करो, अर्ली वार्निंग सिस्टम करो, लेकर आओ, इंट्रोड्यूस करो, डोपलर रडार, एसएमएस अलर्ट्स टेक्नोलॉजी यूज करो, ताकि उसका हम इम्पैक्ट मिनिमाइज कर सकें। फिर स्ट्रक्चरल मेजर्स अभी आगे बता देंगे आगे, फ्लड बैरियर्स, चेक डैम्स बनाओ, कंट्रोल ग्रेजिंग, डुप्लेक्स फोटोशिप मॉडल्स पे फोकस करो। फिर एविडेंस बेस्ड डिजास्टर प्लानिंग एंड वही हमारा आपदा मित्रा वाला कम्युनिटी एंगेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, वो भी इसमें पॉइंट आ जाएगा। क्लियर। फिर अल्टीमेटली लास्ट में बैलेंस डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। ये बहुत जनरल पॉइंट है, स्पेसिफिक बनाने के लिए एग्जांपल डाल देना साथ में। अब स्टेप्स टेकन क्या है, एक तो एनडीएमए ने अपनी गाइडलाइंस इशू की हुई है, और सबसे इंपॉर्टेंट है हमने हैजार्ड जोनेशन मैपिंग। सो हमने क्या किया है, माइक्रो जोनेशन मैपिंग की हुई है जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया, रिस्क मैप फॉर इन्फॉर्म डेवलपमेंट प्लानिंग। अब इसमें क्या किया है, इसके बाद नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैप बनाया हमने। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे साइक्लोन में ये इंपॉर्टेंट था ना, एनसीआरएमपी, वैसे लैंडस्लाइड्स में ये याद रखना, नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी और नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग। सो मैप बनाया और एक पूरी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाई। अब इसमें क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में पूरी प्रोसेस होगी कि मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी, सारी चीजों पर फोकस किया है। तो कभी भी कोई भी स्ट्रैटेजी पूछेगा ना कि कैसी बनाई, क्या किया, तो हमेशा सोचना क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व होंगी, पूरी साइकिल के थ्रू सोचो। मिटिगेशन के मेजर्स होंगे, प्रिपेयर्डनेस के, रिस्पॉन्स के, रिकवरी के सारे मेजर्स होंगे। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल मेजर्स होते हैं कि जो हमारी बिल्डिंग कोड्स हैं एक्सेट्रा है, उनको ऐसा इन्फोर्स करो कि जो हाईली वर्नरेबल एरिया है वहां पर घर बनाने पर रोक लगाओ। ऑलराइट, सो ये सब इसी पर्सपेक्टिव से तुम्हें वहां पर पॉइंट्स जनरेट कर कर लिख देना, कोई भी स्ट्रैटेजी वो पूछे, क्योंकि इनको डिटेल में जाकर पढ़ने का फायदा है ही नहीं। सब में जनरल ज्ञान ही लिखा होता है और वही हमें वहां लिखना है। सो साइकिल के थ्रू सोचना डिजास्टर मैनेजमेंट की, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी, फिर प्लानिंग एंड हमारा पॉलिसी मेकिंग में भी सब में पॉइंट्स जनरेट होंगे वहां। ऑलराइट, फिर आता है हमारा नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम में किया था, एंड इंडिया लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैप। तो मेन तीन चीजें ये जरूर याद रख लेना, एनएलआरएमएस, एनएलएसएम और हैजार्ड जोनेशन मैपिंग, ये तीनों बहुत जरूरी है, ये लिख करना। फिर वही अर्ली वार्निंग सिस्टम, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, आपदा मित्र स्कीम, एंड वही सारे हमारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। ऑलराइट, इसके बाद आता है हमारा क्लाउड बर्स्ट। अब क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, क्लाउड बर्स्ट बहुत सारे हो रहे हैं, ये एक टाइम पर उसका फेवरेट टॉपिक चल रहा था, बट इस बार इसके देखते हैं, चांसेस है नहीं, मुझे इस बार लैंडस्लाइड के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। सो क्लाउड बर्स्ट में क्या होता है, क्लाउड बर्स्ट होता है, इट इज अ सडन localized and intensive downpour over a small area in a short span of time। इसकी डेफिनेशन रट कर रख लेना, ये पिछली बार उसने GS1 में पूछा था, तो ये यही करता है, ये घुमाता है इसको GS1 GS3 में इंटरचेंज कर कर हर ऑल्टरनेटिव ईयर में पूछता रहता है। सो एक तो ये डेफिनेशन तुम्हें रटनी ही रटनी है क्लाउड बर्स्ट की, कोई भी क्लाउड बर्स्ट पे क्वेश्चन आए ये लिखो। उसके बाद IMD की जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो लिखनी लिखनी है। इफ 10 सेंटीमीटर रेनफॉल अकर्स इन 1 आवर या फिर 100 मिलीमीटर, देन इट इज टर्म्ड एज अ क्लाउड बर्स्ट। फिर पर्टिकुलर एग्जांपल लिखकर आप जहां जहां पर हुई। ऑलराइट, अब ये है डायग्राम क्लाउड बर्स्ट का। कोशिश करना ऐसा सिंपल बेसिक डायग्राम बनाकर दिखा दो। पता है कैसे बनाना, सो ऐसे इसको डायग्राम को बना दिया। ऑलराइट, यहाँ पर लेबल कर दो 1 2 3, जैसे इसमें लेबल किया हुआ ना वैसे ही। अब उसके बाद ये एक सब हेडिंग डालना, मैकेनिज्म ऑफ क्लाउड बर्स्ट, जिसमें तुम एक्सप्लेन करोगे क्लाउड बर्स्ट कैसे होता है। तो बस वही पॉइंट्स लिख दो, 1 2 3 4 5। तो ये जो मेरे पॉइंट्स हैं
वो यहाँ पर ऑलरेडी लेबल्ड है, वही मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैकेनिज्म ऑफ क्लाउड बर्स्ट को। तो ये ज़रूर डायग्राम बनाकर आना प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, बहुत ज़रूरी है ये। तो कैसे होता है क्लाउड बर्स्ट? वार्म मॉइस्चर राइज़ करती है कन्वेक्शन या ओरोग्राफिक कन्वेक्शन रेनफॉल सबने पढ़ी हुई है हमने। तो जैसे ही असेंड करेगी, कूल डाउन होगी, फिर कंडेंसेशन होगी और हमारे लार्ज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं। ये हमारा इसमें कीवर्ड है, ये ज़रूर मेंशन होना चाहिए। एंड उसके बाद क्या होता है? अपर एयर नहीं होती, उसकी वजह से डिसिपेशन नहीं होगी, एक ही जगह वो रुक कर चले जाएगा और कंडेंसेशन होती रहेगी, मॉइस्चर एक्यूमुलेट होता रहेगा। अल्टीमेटली क्या होगा? वो सडनली फॉल डाउन हो जाएगा एंड इट विल कॉज टोरेंशियल रेनफॉल। तो ये हमारे कीवर्ड है, मैकेनिज्म है। प्लीज इसको रट लेना, प्लीज इसको रट लेना। एंड इट ट्रिगर्स फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड, हैवी डिस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। सो ये मैकेनिज्म है, इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं पढ़ना, ये भी बता रहा हूं मैं तुम्हें। ऑलराइट, तो अकरेंस कौन सी वल्नरेबिलिटी अकरेंस देख लो। माउंटेनियस रीजन्स जैसे कि हिमालयाज आर मोर प्रोन, छोटे बच्चे को भी पता है क्यों ज्यादा प्रोन है, ऑरोग्राफिक रेनफॉल हो रही है वहां पर। एंड कॉम्प्लेक्स ट्रोपोग्राफी ट्रैप्स क्लाउड्स प्रिवेंटिंग डिस्पर्शन। फिर जो हमारी मॉइस्चर लेडन विंड्स आती हैं, तो ये फर्दर एनहांस कर रही है रेनफॉल। इसको हम क्लाइमेट चेंज से भी लिंक कर कर दिखा सकते हैं। ऑलराइट, सो आईपीसीसी की रिपोर्ट, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, उन सब से लिंक कर कर भी हम बोल सकते हैं कि वो ज्यादा मॉइस्चर कैरी करती हैं विंड्स। ऑलराइट, ओशन वार्मिंग हो रही है, मॉइस्चर लेडन विंड्स आ रही हैं हमारी जो साउथ वेस्ट से, वो और ज्यादा मॉइस्चर लेकर आ रही हैं एंड इसीलिए और ज्यादा चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। सो ये जरूर पॉइंट मेंशन कर कर आना। ऑलराइट, अब इसके आगे मैं आईपीसीसी सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट लिख दूं, उसमें बोला है कि ये होगा, तो मेरा पॉइंट अपने आप जनरल से स्पेसिफिक बन गया। यही चीज वहां लिखनी है, स्मार्ट वर्क करना है वहां पर। एग्जाम्पल्स, पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर। ऑलराइट, तो टेरर स्ट्राइक भी हुई थी और क्लाउड बर्स्ट भी हुआ था। एंड इसके अलावा हमारा चमोली उत्तराखंड, चमोली भी हॉटस्पॉट है, लैंडस्लाइड का भी, क्लाउड बर्स्ट का भी। कभी भी इसका एग्जाम्पल लिखना हो तो चमोली उत्तराखंड लिख देना। फिर हमारा केदारनाथ सबको पता है एंड ले, केदारनाथ, चमोली, पहलगाम, ये जरूर जरूर लिख कर आना। मिटिगेशन मेजर, अर्ली वार्निंग सिस्टम, रेडार, डॉप्लर एक्सेट्रा और एनडीएमए एसएमएस। अब देखो एनडीएमए के एसएमएस मैंने पहले भी बताया था, सबको एसएमएस इशू करने शुरू कर दिए जब भी थंडरस्टॉर्म और बारिश का वार्निंग होती है, तो एनडीएमए एसएमएस भेजने शुरू कर देता है। तो वो अर्ली वार्निंग सिस्टम ही है हमारा। फिर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, हैजार्ड जोनेशन मैपिंग करो, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्ट्रिक्शन। ये पॉइंट तुम्हें एज इट इज सारे डिजास्टर में फिट कर आना। फिर आता है हमारा दामिनी ऐप या मौसम ऐप, जो अलर्ट्स देती है क्लाउड बर्स्ट, लाइटनिंग, रेनफॉल के। ऑलराइट, अंडरस्टूड। अब इसमें तुम भले ही आगे जाकर कुछ और फर्दर भी लिखना चाहते हो ना अपने, कि स्ट्रक्चरल मेजर्स भी ले सकते हैं, तो स्ट्रक्चरल में भी पॉइंट बनाकर लिख सकते हो कि स्पेसिफिक उनके लिए शेल्टर्स बना दो, हाई ग्राउंड्स बना दो, वो सब चीजें लिखना चाहो तो वो भी इसमें लिख सकते हो। क्लियर, तो इसके चांसेस रहते हैं, इस मैकेनिज्म वाले पार्ट को और एग्जांपल्स को जरूर ध्यान में रखना एंड डायग्राम भी। इसके बाद चलते हैं अपना हीट वेव्स पे। अब हीट वेव्स क्या होती हैं? हीट वेव्स फ्रीक्वेंटली आई जा रही हैं एंड इसका भी प्राइमरीली रीजन वही है, आईपीसीसी, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मोर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ रहे हैं। हीट वेव की स्पेसिफिक डेफिनेशन दी हुई है आईएमडी ने, वो एक बार देख लेना। सो पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर मोर देन नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर, इट इज ऑल्सो नोन एज साइलेंट डिजास्टर। सो आईएमडी ने क्या बोला था, अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज तक मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है 40 डिग्रीज तक प्लेन्स में या 30 डिग्री हिल्स में, तो हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाएगी। ऑलराइट, एंड बेस्ड अपॉन एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर प्लेन्स ओनली। एंड अगर 45 से ऊपर चला गया किसी भी टाइम, 45 या 45 के ऊपर, तब भी हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाएगी। सो ये होता है एक हमारा बेस्ड अपॉन द नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर या फिर डिपार्चर। अगर ये हमारा जो नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर है उससे 4.5 टू 6.4 का डिपार्चर होता है तो हीट वेव आएगी, एंड मोर देन 6.4 का होता है तो वो सीवियर हीट वेव आ जाएगी। सो ये आईएमडी की डेफिनेशन है, रटनी पड़ेगी, यू नेवर नो, वो पूछ सकता है कि आईएमडी की डेफिनेशन बताओ, क्योंकि वो जीएस3 में फैक्चुअल पार्ट में भी खेलना शुरू कर दिया है उसने। सो बस ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट याद रख लेना, और ये 4.5 6.4 तीन चीजें याद रख लेना। फिर इसके लिए कुछ डेटा, वल्नरेबिलिटी क्या है,
एक तो हीट वेव्स बढ़ती जा रही हैं एंड 2024 वाज द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड एज पर डब्ल्यूएमओ, टेम्परेचर वर 1.5 डिग्री अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। अब इस पॉइंट को तुम GS1 में यूज करो, इन्वायरमेंट में यूज करो, कहीं भी यूज करो, बस एक तुम्हारे पास ये डेटा पॉइंट हो गया क्लाइमेट चेंज हीट से रिलेटेड। अब इसको तुम्हें खुला यूज करना है। एंड हीट वेव्स की और क्या बात है, इट इज नॉट नोटिफाइड एज अ डिजास्टर अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये ध्यान में रखना, इट इज नॉट नोटिफाइड एज अ डिजास्टर, इसीलिए इसको बोलते हैं साइलेंट डिजास्टर, क्योंकि ये नोटिफाइड ही नहीं है एंड फिर भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, बट उसकी वजह से कितनी डेथ्स होती जा रही हैं। बिफोर 2015 देखें तो 24,000 से ज्यादा डेथ्स हो चुकी हैं। ऑलराइट, एंड कॉजेज क्या है हीट वेव्स के, वही प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल्स, क्लियर स्काईज, फिर एल नीनो, ये आ गया कीवर्ड। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, हीट डोम इफेक्ट, ये सारे तुम्हारे हीट वेव में कीवर्ड दिखने ही चाहिए। अगर तुमने ये लिख दिया आंसर तो एग्जामिनर खुश हो से बताए कि तुम्हें आता है। सो एल नीनो की वजह से प्री रेनफॉल मानसून डिले हो रहा है, सबको पता है कोरिलेशन एल नीनो और मानसून का। फिर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या होता है, एसफॉल्ट, कंक्रीट एक्सेट्रा की वजह से हीट ट्रैप हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट ट्रैप होती है एंड वही फिर हीट डोम बन जाता है आगे जाकर। इसके अलावा हॉट कॉन्टिनेंटल विंड्स जैसे कि ल्यू, वो भी बढ़ती जा रही हैं। और हमारा हाई प्रेशर सिस्टम, ब्लॉकिंग हाई प्रेशर सिस्टम प्रिवेंट्स क्लाउड फॉर्मेशन। तो इम्पैक्ट क्या होगा, किसी भी डिजास्टर का इम्पैक्ट था तो वो मैं बता दिया था क्या होगा इम्पैक्ट, सोशो इकोनॉमिक, अर्बन, ये सब पर्सपेक्टिव से तुम सोच सकते हो। तो हीट वेव्स के इम्पैक्ट क्या होंगे, हेल्थ हैजार्ड, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, डेथ एक्सेट्रा, एग्रीकल्चर स्ट्रेस, क्रॉप फेलियर होगा, रिड्यूस यील्ड होगी, पावर सर्ज, पावर डिमांड, 24 घंटे एसी चलाना पड़ेगा, उसकी वजह से ग्रिड पे स्ट्रेस पड़ेगा, ब्लैकआउट्स होंगे। फिर वाटर स्कार्सिटी एंड अर्बन डिस्ट्रेस। मेजर्स क्या लिए हैं हीट वेव के लिए, हीट वेव्स के लिए एनडीएमए ने खुद की अपनी गाइडलाइंस इशू की हुई है प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, अवेयरनेस स्ट्रेटजीज के लिए। और जो हीट वेव में सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड आएगा वो है हमारा हीट एक्शन प्लान्स, HAP, स्टेट हीट एक्शन प्लान हमने बनाए हुए हैं। सो एनडीएमए गाइडलाइंस, स्टेट हीट एक्शन प्लान्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड अडेप्टिव मेजर्स क्या लिए हैं, एडवाइजरी आ जाती है, जैसे हमारे साइक्लोन्स के लिए है, वैसे हीट वेव्स की भी एडवाइजरी आ रही है, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट बाय IMD। उसके अलावा कूलिंग शेल्टर, स्ट्रक्चरल मेजर्स भी बना दिए हमने, आगे दिखाता हूँ। बाकी वही पब्लिक अवेयरनेस, हाइड्रेशन, ORS देना, मेडिकल किट्स देना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, वो सब चीजें लिखेंगे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा आपदा मित्र, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, सब में आएगा वो पॉइंट। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल मेजर्स, अर्बन ग्रीनिंग, स्ट्रक्चरल मेजर्स आके देखो ऐसे लिखना वहां पर। स्ट्रक्चरल मेजर्स पे हम क्या फोकस कर रहे हैं, अर्बन ग्रीनिंग, कूल रूफ्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हीट वेव्स में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, हीट डोम, हीट एक्शन प्लान, कूल रूफ दिखना चाहिए आंसर में। फिर वाटर हार्वेस्टिंग, अर्बन वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन प्लानिंग अंडर स्मार्ट सिटीज मिशन पर। कूल रूफ में क्या होता है, सोलर रिफ्लेक्टेड पेंट उनके ऊपर कर देते हैं, टाइल्स लगा देते हैं ताकि वो रिफ्लेक्ट कर सकें हीट को, सनलाइट को। क्लियर, सो हीट वेव में ये प्लीज जरूर जो कीवर्ड्स हैं वो याद रखना। यही गेम होती है वहां पे पूरी मेंस में, कीवर्ड्स ही गेम है। पूरे पूरे पॉइंट्स याद रखना बहुत मुश्किल है, तो कीवर्ड बेस्ड पॉइंट याद रखो, कीवर्ड से अपना पूरा पॉइंट जनरेट करो, उसे हाईलाइट करो, बॉक्स करो, जो करना है करो, उसके बाद एग्जाम्पल लिख दो, अपने आप मार्क्स मिलेंगे। यही चीज आप प्रैक्टिस करो एंड नोट्स तुम्हें मिल गए हैं, बस इन्हीं को रखना है और चीजें नहीं पढ़नी, इतना टाइम नहीं होता और पढ़ के याद भी नहीं रख पाते। सो इन्हीं वन पेज नोट्स को यूज करो। इसके बाद आता है हमारा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। नाउ GLOF भी उसका एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूछ सकता है वो, फिर से पूछा है उसने पहले भी। सो GLOF क्या है, इट रेफर्स टू द सडन रिलीज ऑफ वाटर। तो ग्लेशियर लेक्स होती हैं हमारी, क्लियर, तो ग्लेशियर लेक्स आर फॉर्म बाय टैपिंग ऑफ मेल्ट वाटर फ्रॉम ग्लेशियर्स विद इन डैम स्ट्रक्चर। तो ऐसे हमारी ग्लेशियर लेक्स बन जाती हैं। अब होता क्या है, सडनली द वाटर इज रिलीव ड्यू टू डैम फेलियर। तो हमारा जो आइस मोरैंड यहाँ पर है वो किसी ना किसी वजह से डैम फेलियर हो जाता है, और क्या होगा नीचे जो हमारे डाउनस्ट्रीम में विलेजेस, टाउन्स कुछ भी बने होंगे वहां पर फ्लैश फ्लड आ जाएगा। सो केदारनाथ में यही हुआ, क्लाउड बर्स्ट हुआ, फिर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आ गया एंड नीचे लैंडस्लाइड भी हो गई और सारा डिजास्टर आ गया। ऑलराइट, तो इसका ये डायग्राम है, ये बनाकर आना। तो ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर लेक है यहाँ पर, और ओवर टॉपिंग हो जाती है मोरैन डैम, ये जो बना हुआ है हमारा आइस डैम या
मोरैन डैम वो फेल हो जाता है, सारा पानी फिर नीचे फ्लैश फ्लड के थ्रू डाउनस्ट्रीम में चला जाता है। अब एग्जाम्पल्स कौन से हैं इसके? एग्जाम्पल्स है हमारा 2021 चमोली में धौली गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट, फिर 2013 केदारनाथ मंदाकिनी एंड 2014 हमारा लद्दाख, सिक्किम में भी आया था। क्लियर? तो जब हमारा बेल्ट वाटर ट्रैप्ड होता है इसमें, इट ब्रेक्स आउट, तो हमारा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आ जाता है। एंड इट इज पर्टिकुलरली अ मेजर थ्रेट इन हिमालयन हिंदू कुश रीजन। अब ये फिर कीवर्ड है यहाँ पे, हिमालयन हिंदू कुश रीजन। क्लियर? कॉजेज क्या है? अनस्टेबल मोरेन, इजीली जाके अगर ये अनस्टेबल रहेगा तो इजीली टूट जाएगा, प्राइमरीली रीजन वो हो गया। फिर सडन रिलीज हो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, जैसे कि मान लो हमारा क्लाउड बर्स्ट हो गया, वही हुआ ना केदारनाथ में, तो एकदम से क्लाउड बर्स्ट होगा तो ये सारा पानी और ज्यादा आ जाएगा, ये होल्ड ही नहीं कर पाएगा एंड सडन रिलीज होगा। फिर रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स, अब ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, वो किस वजह से है? आईपीसीसी, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ठीक है, हीट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, ये पानी बढ़ता जाएगा, कैपेसिटी से बाहर चला जाएगा, ओवरटॉपिंग होगी एंड अल्टीमेटली इट विल बी ब्रेकिंग एंड फ्लोइंग डाउनस्ट्रीम एज फ्लैश फ्लड एंड हमारी मोर लेक्स बढ़ती जा रही हैं। तो इसीलिए हमें क्या करने की जरूरत है? इनकी अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाओ, इनकी मैपिंग करो, सर्वेलेंस करो, देखते रहो कितना पानी है, कब थ्रेट है सारे, ताकि हम अर्ली वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट कर पाए, या फिर कोई सीस्मिक एक्टिविटी हो, एवलांच हो, या ग्लेशियर मेल्ट, वही हीट वेव की वजह से। क्लियर? अब मेजर्स क्या लिए हमने? एनडीए में गाइडलाइंस है इस पे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वल्नरेबल कैचमेंट्स पर्टिकुलरली इन हिंदू कुश हिमालयन रीजन। ऑलराइट, इसके अलावा हैजार्ड जोनेशन मैपिंग हमने शुरू कर दी है हिंदू कुश हिमालयाज में ही, एंड हमने वही मैपिंग ऑफ ग्लेशियर लेक यूजिंग सैटेलाइट एंड ड्रोन्स कर रहे हैं, और कुछ स्ट्रक्चरल मेजर्स भी लिए हैं इसमें, जैसे कि इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस हमने यूज की है, टनलिंग यूज की है रिड्यूस करने के लिए वाटर वॉल्यूम, साइफनिंग, पंपिंग एटसेट्रा यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट यूज कर रहे हैं इसरो के साथ, एंड रडार्स यूज कर रहे हैं स्पेस से, सिंथेटिक अपर्चर रडार्स पर्टिकुलरली। तो कोई भी वेदर रिलेटेड इवेंट होता है ना, तुम वहां पर डॉपलर रडार, सिंथेटिक अपर्चर रडार्स ये मेंशन कर आना। और प्लानिंग प्रिपेयर्डनेस क्यूआरटी हमने बनाई है, एग्जाम्पल लिख दो, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में की है। अब वो जाके चेक थोड़ी कर रहा है, की भी होंगी वो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल्स पे हर बार करते हैं जहां पर रिस्क रहता है। फिर यहाँ पर आपदा मित्र जरूर लिख देना। बाकी बिल्ड बैक बेटर पर हम फोकस कर रहे हैं ऑन द लाइंस ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क। क्लियर? तो ऐसे ही वहां पॉइंट्स बनाकर लिखने हैं, बेसिक चीजें समझो और देखो कि कैसे क्वालिटी पॉइंट्स हमने लिखने हैं जनरल से स्पेसिफिक बना के। उनको ज्ञान सबके पास सिमिलर ही है, अब कैसे तुम उसको लिख रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, और ये बेसिक वैल्यू एडिशन कर रहे हो, उससे मार्क्स डिफाइन होंगे तुम्हारे। और सबसे पहला फोकस होना चाहिए, जो पूछा है वो लिखो पहले, अपना ज्ञान बाद में। जो चीज उसने पूछी है, अगर पूछा है कि जीएलओएफ क्या है, तो सबसे पहले उसको डिफाइन करो, डायग्राम बनाओ उसका। एग्जाम्पल्स पूछे हैं तो अलग से बॉक्स बनाओ, या यहाँ पर सब हेडिंग डालो, एग्जाम्पल्स लिख कर आओ कि हाँ भाई ये हुआ था केदारनाथ में, बताओ क्लाउड बर्स्ट हुआ, फेलियर हो गया यहाँ पर ग्लेशियर लेक का, उसकी वजह से नीचे आया। ऑलराइट, तो जो चीज पूछी है सबसे पहले उसको क्लियरली बताओ, वो तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर चलते हैं हम अपना अर्थक्वेक पे। अब अर्थक्वेक क्या है? पढ़ा है हमने सबने ज्योग्राफी में भी, इट इज अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग अ फॉल्ट विच जनरेट्स वेव्स ट्रेवलिंग इन ऑल डायरेक्शन एंड कॉजिंग ग्राउंड शेकिंग या फिर डिस्ट्रक्शन। तो एनर्जी रिलीज होती है, फोकस एपिसेंटर पता है, पॉइंट इनसाइड अर्थ, और एपिसेंटर डायरेक्टली अबव द फोकस। अब ये है उसका वल्नरेबिलिटी मैप अर्थक्वेक का। हमारे इंडिया के केस में क्या है, जोन 2 से स्टार्ट होता है, जोन 1 से स्टार्ट ही नहीं करते, इतनी ज्यादा हमारी हाई वल्नरेबिलिटी है, जोन 2 से जोन 5 तक जाता है। अब ये मैप तुम्हें प्रैक्टिस करनी है बनाने की। ऑलराइट, तो वहां तुम पेंसिल कलर तो यूज नहीं करोगे, तो इसको कैसे बनाओगे? तो यहाँ पर ऐसे वही, इसके लिए सर्कल यूज कर लिए, जो येलो वाला पार्ट है उसको खाली छोड़ दिया, फिर यहाँ स्लैशेस यूज कर लो, डॉट्स यूज कर लो, फिल यूज कर लो, तो अलग अलग तुम्हें यहाँ पर लेजेंड्स में दिखाना पड़ेगा उसको बनाकर, बट डू प्रैक्टिस दिस मैप। क्लियर? सो देखो, जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, सबसे हाई कहाँ है वल्नरेबिलिटी, कहाँ रिस्क है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा है, एक तो पता है गुजरात में भुज में अर्थक्वेक आया था, बहुत जबरदस्त तबाही हुई थी, तो वो याद रख लो, यहाँ पर तुम्हें दिखाना है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट का पूरा रीजन, सिक्किम को छोड़ दो, पूरा रीजन यहाँ पर हमारा
रेड है। इसके अलावा उत्तराखंड का आधा पार्ट, हिमाचल का आधा पार्ट और ऊपर कश्मीर, ऐसे याद रख लो इसको। ऑलराइट, फिर जो हमारा रेड ज़ोन है, उसी के ही बगल में हमारा चल रहा है जस्ट राइट नेक्स्ट टू इट वी हैव ऑरेंज ज़ोन या ज़ोन 4, जैसे गुजरात में ये था, तो यहीं पर ऑरेंज ज़ोन, ऐसे ही पूरा हमारा एंटायर हिमालयन रीजन जो रेड बना दिया, अपार्ट फ्रॉम दैट एंटायर हिमालयन रीजन इज ऑरेंज। ऑलराइट, फिर आता है हमारा बाकी ज़ोन 2 एंड ज़ोन 3। ज़ोन 2 में यही सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश, एंड जो हमारा डेक्कन वाला रीजन है, पेनिनसुलर रीजन है, उसका मेजॉरिटी पार्ट आता है हमारा ज़ोन 2 में। ऐसे ही उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इनका भी मेजॉरिटी पार्ट है ज़ोन 2 में। क्लियर? सो इसको प्लीज़ प्रैक्टिस कर लो बनाने की, ये बहुत ज़रूरी है। अर्थक्वेक के क्वेश्चन आएगा तो ये बना ही देना। कॉजेज़ क्या है अर्थक्वेक के? वी ऑल नो द कॉजेज़। टेक्टोनिक एक्टिविटी, अर्थ की प्लेट मूव करती है, फिर वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू आते हैं। ह्यूमन इंड्यूस भी होते हैं, जैसे कि रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड सीस्मिसिटी एंड एक्सप्लोजन, ब्लास्टिंग, न्यूक्लियर टेस्ट कंस्ट्रक्शन की वजह से। अब जैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही थी ना, जो वो इंडिया न्यूक्लियर पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि किराना हिल्स में और उसके आसपास वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे क्वेटा में, तो इसीलिए वहां अर्थक्वेक आ रहा था। सो ऐसा हो सकता है, बट दैट वाज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। फिर फॉल्ट स्लिपेज, इन सब की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। हमारी अब वल्नरेबिलिटी देखो, ये याद रख लेना, 4 सिस्मिक ज़ोन में डिवाइड है, ज़ोन 2 टू 5। ज़ोन 1 से नहीं स्टार्ट करते हैं हम, 2 से स्टार्ट होता है हमारे में। ज़ोन 5 इज़ हाईएस्ट रिस्क एंड अराउंड 60%, इसको 59 तुम्हें याद नहीं रहेगा, अराउंड 60% रख लेना। 60% ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू सीवियर या फिर मॉडरेट अर्थक्वेक्स। अब प्राइमरीली रीजन क्या है इनमें, सबको पता है, वी हैव स्टडीड प्लेट टेक्टोनिक्स। सो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से मिली थी यहाँ पर, इसीलिए ये होता है। मेजर अर्थक्वेक के एग्जांपल्स वो उसने पूछे हैं, तो याद रख लेना जो आए थे। एक तो 2001 बुच, फिर 2004 इंडियन ओशन विच लेड टू इंडियन ओशन सुनामी एंड इट डिवास्टेटेड हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। फिर आया था 2015 में नेपाल में लार्ज स्केल मैसिव डिस्ट्रक्शन, 2022 में अफगानिस्तान में। क्लियर? तो उसने क्वेश्चन पूछा था कि इन द पास्ट 3 डिकेड्स व्हाट वर द प्रोमिनेंट अर्थक्वेक्स, इंडिया में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इम्पैक्ट वही, ह्यूमन लॉस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुनामी, अगर अंडरग्राउंड आ जाता है, अंडर सी आ जाता है, लैंडस्लाइड्स आएंगी, एंड मेजर्स टेकन, एनडीए में गाइडलाइंस आई। और इसमें क्या किया है हमने, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसने अपने बिल्डिंग कोड्स लेकर आया, जैसे कि नेशनल बिल्डिंग कोड। एंड इसमें जो हमारा कीवर्ड याद में रखना है वो है सीस्मिक जोनेशन मैपिंग इन अवर अर्बन हैजार्ड प्रोन एरियाज। ऑलराइट, तो सीस्मिक जोनेशन मैपिंग की हुई है, हैजार्ड जोनेशन मैप बनाए हुए हैं हमने, एंड उसको फिर हम रेगुलेट करते हैं। स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या लिए हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाई है, रेट्रोफिटिंग किया है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो हमारे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, सबसे पहले क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले लाइफ लाइन स्ट्रक्चर जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल, डैम्स, उनकी हम रेट्रोफिटिंग कर रहे हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाने के लिए उनको। फिर प्रिपेयरनेस अवेयरनेस, नेशनल अर्थक्वेक सेफ्टी डे, सीस्मिक मॉनिटरिंग, कम्युनिटी एंगेजमेंट, आपदा मित्र। ऑलराइट, फिर सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क है, इसरो सैटेलाइट्स, क्राउड सोर्स अर्थक्वेक डिटेक्शन वाया एप्स। सो गूगल एक्सेट्रा में भी हमारे जो एंड्रॉइड फोन्स में है, वी ऑल्सो देयर इज अ फीचर इमरजेंसी का। सो वो इमीडिएटली रिले कर देता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी नोटिफिकेशन आ जाएगी वाया एसओएस दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आसपास अर्थक्वेक आ रहा है। ऑलराइट, सो ये सब चीजें अर्थक्वेक में, प्लीज प्लीज डू रिमेंबर दैट। सबसे पहले ये सीस्मिक जोनेशन मैप जरूर याद रखना, और इसका ये मैप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 60% एरिया इज वल्नरेबल, एंड हमारे जो चारों जोन्स हैं एंड एग्जांपल्स। इसके बाद यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक अर्बन फ्लड्स, 2024 में भी उसने पूछ लिया है, एंड अभी भी चांसेस हैं कि फिर से वो रिपीट करेगा। अभी जीएस 3 में उसने पूछा था, जीएस 1 में पूछ सकता है, वो ऐसे ही घुमाता रहता है इन्हें। ऑलराइट, तो ध्यान में रखना अर्बन फ्लड्स क्या है, अर्बन फ्लड्स कब होते हैं, व्हेन हेवी रेनफॉल, पुअर ड्रेनेज सिस्टम, अदर फैक्टर्स ओवरवेलम द कैपेसिटी ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, कि वो मैनेज ही ना कर पाए, चैनल ना कर पाए वाटर को, लीडिंग टू लोकलाइज्ड फ्लडिंग इन सिटीज एंड टाउन्स। सो ओआरएन के केस में पता है 2020 अपना 2024 में ओआरएन में हुआ था, वहां पर भी यही हुआ, अर्बन फ्लड आया, रेगुलर इंटेंस
रेनफॉल हुई उस दिन और फिर वो बाहर से एक स्कॉर्पियो गई, उसका गेट टूट गया एंड सारा पानी बेसमेंट में चला गया एंड अनफॉर्चुनेटली सम एस्पिरेंट्स डाइड देयर। एनडीआरएफ का काम था पहुंचने का, 6 घंटे बाद एनडीआरएफ आई और पानी निकालने में 1 दिन लगा दिया। सो यही यही वीकनेस है हमारे इंस्टीट्यूशंस की, यही इंस्टीट्यूशनल वल्नरेबिलिटी है कि काम ही नहीं करते, इतने ढीले हैं, इतना डिलेड काम करते हैं। सो इसीलिए स्विफ्टली करना बहुत ज़रूरी है। टाइम इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट इन रिकवरी, इन रेस्क्यू, इन रिस्पॉन्स। सो अर्बन फ्लड में क्या हुआ? अनलाइक फ्लड्स, पुअर अर्बन प्लानिंग की वजह से एंड प्राइमरीली क्यों होता है ये? शॉर्ट ड्यूरेशन जब हाई इंटेंसिटी रेनफॉल आती है। सो कॉजेस, वी ऑल नो द कॉजेस, प्राइमरीली कॉजेस देख लो। अब इसमें जो स्पेसिफिक एग्जांपल है ना, कौन-कौन से अगर उसने पूछा केसेस बता दो, तो बताना, फिर थोड़ा-सा बताना कि जैसे मुंबई में हुआ था, हर साल मुंबई में आता है। सो मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जितने भी मेट्रोज़ हैं हर साल आता ही आता है। तो क्या करना, एक तो डायग्राम बना देना वहाँ पर विद द इंडियन मैप एंड उसमें यही प्लेसेस फिर ब्रैकेट में ईयर लिख देना, 24 में आए, 22 में आए, वो हर बार आया ही होगा। तो मुंबई के केस में क्या हुआ था? मैसिव हाई इंटेंसिटी रेनफॉल हुई थी 24 आवर्स में और जो उनकी वो थी ना मीठी रिवर, इट गॉट ओवरवेल्म्ड एंड वही क्लॉग थी, उस पर भी सब लोगों ने कब्जा किया हुआ था, क्लॉग थी वो कंप्लीटली एंड इसी वजह से नेचुरल फ्लो उसे नहीं मिल पाया। ऐसे ही चेन्नई के केस में क्या हुआ था? चेन्नई में क्या था? दे हैव एक्वायर्ड द वेटलैंड, एंक्रोच था पूरा वेटलैंड भी। सो क्या होगा? वेटलैंड एंक्रोच है, ड्रेन्स ब्लॉक्ड है, पानी को जगह ही नहीं मिलेगी, कहाँ से जाएगा? ड्रेनेज खत्म, अल्टीमेटली फिर वो कहाँ आएगा? रोड पे आएगा, घरों में जाएगा, बेसमेंट्स में जाएगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन मुंबई, दिस इज व्हाट हैपेंड इन चेन्नई। चेन्नई का एग्जांपल था वेटलैंड एंक्रोचमेंट और मुंबई का है हमारा जो उनकी ब्रीदिंग लाइफ देती है, जो उनकी मेन नेचुरल ड्रेनेज रिवर है मीठी रिवर, वो पूरी एंक्रोच थी, ब्लॉक थी। तो ये जरूर दोनों एग्जांपल ध्यान में रखना। ऐसे ही बैंगलोर में प्राइमरली रीजन है पुअर स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट। दिल्ली में भी वही है इशू कि जो हमारी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं और जो नॉर्मल ड्रेनेज है वो सेपरेट अलग से ठीक से चलती ही नहीं है, दोनों को मिक्स किया हुआ है एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स आर वेरी वेरी ओल्ड, अपग्रेड ही नहीं किया उनको। ऑलराइट, सो रिकॉर्ड रेनफॉल हुई, यमुना ओवरफ्लो, रेड फोर्ट है ना, देयर इज अ प्लेस पता होगा सबको, दिल्ली में रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट तक पानी आ गया था, इतना ज्यादा पानी आ गया था वहां पर। सो कीप दिस थिंग इन माइंड एंड उसके बाद कॉजेज क्या है? अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन होगी, एंक्रोचमेंट कर लेते हैं वेटलैंड, जैसे ही लिखो एंक्रोचमेंट ऑफ वेटलैंड एग्जांपल लिख दो चेन्नई के केस में। फिर पुअर ड्रेनेज सिस्टम्स, नेचुरल वाटर बॉडीज, वेटलैंड्स, लेक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा, उनको भी एंक्रोच कर लिया, जैसे कि मुंबई में मीठी रिवर के केस में हुआ। ऐसे ही कंक्रीट सर्फेसेस, इन्फिल्ट्रेशन, इंक्रीज रन ऑफ होता है। जो ये हमारी रोड्स हैं, ब्रीदेबल कंक्रीट तो है नहीं, इसमें ड्रेनेज है ही नहीं, अगर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? ब्रीदेबल कंक्रीट नहीं होगा तो सारा पानी ऊपर ही फ्लो करेगा। दिस इज व्हाट हैपेंस। ओआरएन में भी यही हुआ था, रीजन यही था। जितने भी बाहर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वाची, रामराव, सबने जो बाहर सड़कें हैं, सबने ड्रेन्स कवर करके अपनी पार्किंग बनाई, कुछ किया हुआ है। एवरीवन डिड द सेम थिंग। सो प्राइमरीली रीजन यही था कि ओआरएन में वहां पर भी ड्रेन्स वर ब्लॉक्ड। फिर हाई इंटेंसिटी रेनफॉल एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से होता है, जैसे दिल्ली में यही प्राइमरली रीजन था, एक तो ड्रेन्स ब्लॉक थी एंड हाई इंटेंसिटी रेनफॉल आई, तो हमारी जो ड्रेनेज कैपेसिटी थी इट बिकेम ओवरवेल्म्ड, इट वाज नॉट एबल टू हैंडल इट। फिर क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी लिख देना, अर्बन हीट आइलैंड्स, टोपोग्राफी, सॉलिड वेस्ट ब्लॉकिंग ड्रेन्स, टाइडल इफेक्ट्स एक्सेट्रा। ऑलराइट, एग्जांपल्स वी हैव ऑलरेडी सीन, मुंबई, चेन्नई, एसोसिएट करके रखना, मुंबई मीठी रिवर, चेन्नई वेटलैंड, दिल्ली एनसीआर में स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स एक्सेट्रा, क्लॉक थी और एक्सट्रीम वेदर इवेंट, हाई इंटेंसिटी रेनफॉल हुई इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और मेजर्स, एनडीएमए की खुद की गाइडलाइंस है, अब इसमें भी हमेशा स्ट्रक्चरल मेजर्स तो आ ही जाएंगे, जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर लिखे हैं तो इसको स्ट्रक्चरल मेजर्स लिख लेना वहां पर। सो एनडीएमए की गाइडलाइंस है अर्बन फ्लडिंग पे। इसके बाद फ्लड वाला जब भी कुछ भी आएगा तो उसके लिए ये जरूर लिख कर आना, नेशनल फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्लान हमने बनाया हुआ है। सो रिस्क मैनेजमेंट प्लान में वही सारे फीचर्स होंगे, पूरी साइकिल से सोच लो, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन, रेस्क्यू, रिलीफ, सारी अर्ली वार्निंग, कम्युनिटी एंगेजमेंट, आपदा मित्र, सारे इसमें पॉइंट्स लिख देना। कोई भी प्लान, कोई भी स्ट्रैटेजी पूछे जो तुम्हें लगे कि यार ये तो पहली बार सुन रहा हूं मैं, उसमें वही सब पॉइंट्स लिख कर आ देना। ऐसे ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान,
स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या है? स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बनवाओ, रेगुलर डीसिल्टिंग करवाओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो होता नहीं है। फिर हमारे जो नेचुरल लेक्स, वेटलैंड्स हैं, अर्बन पॉन्ड्स हैं, उनको रिस्टोर करवाओ, दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, अब इसी में हमारी एक केस स्टडी आती है, इंडोर स्पॉन्ज सिटी मॉडल। अब इसमें अर्बन फ्लड में ये स्पॉन्ज सिटी जरूर लिख कर आना है, ठीक है? फ्लडिंग पे आए, अर्बन फ्लडिंग पर आए, तो स्पॉन्ज सिटी का एग्जांपल जरूर लिखना है। इसकी इंटरनेशनल केस स्टडीज एग्जांपल है, वो भी याद रखना। तो ये स्पॉन्ज सिटी मॉडल है ना, हमने अडॉप्ट कहाँ से किया है? वी अडॉप्टेड इज फ्रॉम चाइना से। सो चाइना में यही था, टू मेक सिटीज एब्जॉर्ब, स्टोर एंड रीयूज वाटर, स्पॉन्ज सिटीज बनाई हुई है उन्होंने। परमिएबल पेवमेंट्स, रेन गार्डन, ग्रीन रूफ्स, बायोसॉल्स यूज करते हैं, ये कीवर्ड्स हैं। सो ये प्लीज जरूर एग्जाम्पल लिख कर आना, एग्जाम्पल लर्निंग फ्रॉम इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, एक पॉइंट बना देना जिसमें लिखोगे लर्निंग फ्रॉम इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, एग्जाम्पल चाइना का स्पॉन्ज सिटीज। फिर और क्या किया हुआ है? सिंगापुर का है एबीसी प्रोग्राम, एक्टिव ब्यूटीफुल क्लीन वाटर प्रोग्राम। तो हमारी जो ड्रेन कैनाल है उनको वो कम्युनिटी फ्रेंडली ग्रीन स्पेसेस में कन्वर्ट कर दिया, बायोसॉल, रेन गार्डन यूज करके। ऐसे ही रोटरडैम ने भी सिमिलर चीज की, और टोक्यो में क्या है? जी कैंस प्रोजेक्ट। सो इनमें से दो तीन मेंशन कर लेना, स्पॉन्ज सिटीज जरूर मेंशन करना, एंड स्पॉन्ज सिटीज को ही वी हैव रेप्लिकेटेड इन इंडोर स्पॉन्ज सिटी मॉडल। क्लियर? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे मेंशन कर कर आना। फिर टोक्यो जी कैन प्रोजेक्ट में क्या है? अंडरग्राउंड फ्लड टनल्स बना दिए हैं हमने, वहां पर सारा वाटर वहां डायरेक्ट कर देंगे। सो इसीलिए वी ऑल्सो नीड समथिंग ऑन द लाइन्स ऑफ स्पॉन्ज सिटी। फिर और क्या किया है स्ट्रक्चरल मेजर्स में? ग्रीन बफर, परमिएबल पेवमेंट्स एक्सेट्रा, एंड कम्युनिटी टेक बेस यूज करो। अनदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो लिखना ही लिखना है, और कुछ लिखो ना लिखो, अर्बन फ्लड्स में ये एग्जांपल आएगा, स्पॉन्ज सिटी और मुंबई का आई फ्लोज ऐप, रियल टाइम फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम, आई फ्लोज ऐप। क्लियर? सो ये प्लीज प्लीज ऑलवेज मेंशन दीज पॉइंट्स, जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं। क्लियर? सो अर्बन फ्लड में समझ में आ गया, मीठी रिवर मुंबई, चेन्नई वेटलैंड, दिल्ली स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, इंटेंस रेनफॉल, फिर सॉलिड ब्लॉक, कंक्रीट सर्फेसेस, लॉस ऑफ नेचुरल वाटर बॉडीज, एंड हमने इंटरनेशनल एग्जांपल्स भी देख लिए, स्पॉन्ज सिटी मॉडल इंडोर का फ्रॉम चाइना, सिंगापुर एबीसी, एंड जापान का जी कैन प्रोजेक्ट। इसके अलावा मुंबई में वी आर यूजिंग रियल टाइम फ्लड मॉनिटरिंग के लिए आई फ्लोस ऐप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे स्ट्रक्चरल मेजर्स, एनडीएमए गाइडलाइंस भी है, और नेशनल फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्लान भी हमने डेवलप किया है। क्लियर? सो फिर से आने के चांसेस हैं, अर्बन फ्लड्स उसका फेवरेट टॉपिक है, जीएस 3 में नहीं पूछेगा तो 1 में चला जाएगा। नाउ नेक्स्ट है स्टैम्पेड। अब स्टैम्पेड क्राउड डिजास्टर पे उसने अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट व्हाट आई फील इज कि इस बार बहुत सारे केसेस हुए हैं। एक तो हमारा महाकुंभ मेला प्रयागराज, वहां पर हुआ। फिर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुआ, अराउंड 30 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। फिर पुष्पा 2 अल्लू अर्जुन, वहां पर हुआ। सो अल्लू अर्जुन को भी अरेस्ट कर लिया था, भले ही उसका कोई रोल नहीं था, बट चलो अरेस्ट कर लेते हैं अल्लू अर्जुन को। सो दिस हैपेंड, एंड ये इसके इसीलिए इस बार आने के चांसेस हैं। उसके अलावा नैना देवी मंदिर है हिमाचल प्रदेश में, वहां भी हुआ था। तो ये 4 एग्जाम्पल प्लीज याद रख लेना स्टैम्पेड या क्राउड डिजास्टर के। एंड इसकी एनडीएमए की गाइडलाइंस है, एनडीएमए गाइडलाइंस ऑन क्राउड मैनेजमेंट, सो इट इज इंपॉर्टेंट, हो सकता है वो पूछ ले, इसीलिए पढ़ लो। सो स्टैम्पेड क्राउड रश पता है कब होता है? व्हेन लार्ज क्राउड गैदर करता है एंड इट लूजेस कंट्रोल, ऑफन ट्रिगर्ड बाय पैनिक, पुअर मैनेजमेंट, लीडिंग टू इंजरी, डेथ ड्यू टू ट्रैम्पलिंग और सफोकेशन। कहाँ कहाँ पर होता है? पॉलिटिकल रैलीज, फेस्टिवल एक्सेट्रा पर। कॉजेज क्या है? ओवर क्राउडिंग हो जाती है। अब जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ वही हुआ, इतनी सारी उन्होंने प्लेटफॉर्म टिकट दे दी, कुछ लोग बिना टिकट के भी थे, कुछ की 5 दिन बाद ट्रेन है वो फिर भी वहीं पर प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं, तो इसीलिए क्या हुआ? ओवर क्राउडिंग। सो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी रेलवेज की भी है, दे वर नॉट मॉनिटरिंग द क्राउड एंड गोइंग इनसाइड। तो क्राउड फ्लो कंट्रोल करना क्राउड का बहुत जरूरी है। फिर सडन पैनिक और रूमर हो जाता है कि एकदम से, जैसे उपहार सिनेमा का केस था, वो तो चलो फायर के केस में आ जाएगा, बट वहां पर भी स्टैम्पेड भी हुआ। ऐसे ही इनएडिकेट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, पुअर क्राउड फ्लो मैनेजमेंट। अब जब से ये हुआ ना न्यू दिल्ली में, तो उन्होंने क्या किया? पहले इनिशियली बस बाहर से अनलिमिटेड लोग आते जाते थे, अब क्राउड कंट्रोल करने के लिए भी व्हाट दे हैव डन इज स्नेक लाइंस बनवा दी, ऐसी वाली जो बैरिकेड्स लगवा दिए। अब इनिशियली क्या था? ऐसे जा रहे थे डायरेक्टली, अब वो ऐसे
फ्लो में लाइन फॉर्मेशन करवा दिया उनके कि लाइन में बाहर खड़े हो जाओ। सो इससे क्या होगा, मैनेज कर पाएंगे फ्लो, एडिकेट स्पेस मिलेगी उन्हें। फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन, रियल टाइम मॉनिटरिंग, पावर फेलियर, पुअर लाइटनिंग की वजह से भी, फियर की वजह से हो सकता है, जो प्राइमरली रीजन था कुंभ मेले में। अब मेजर्स क्या है, एनडीए में गाइडलाइंस हैं आइडेंटिफाई करने को, उसने बोला है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी हैं लार्ज गैदरिंग के, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट बीइंग फॉलोड। इसके अलावा मॉक ड्रिल्स एंड क्राउड सिमुलेशन ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी वाला पर्सपेक्टिव है तो सीसीटीवी ड्रोन की सर्विलेंस करो, क्राउड डेंसिटी सेंसर्स लगाओ, एआई बेस्ड एनालिटिक्स, अब तो एआई के थ्रू कितनी सारी चीजें कर सकते हैं। सो दे हैव स्टार्टेड डूइंग इट नाउ एंड पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम्स स्टार्ट हो गए हैं। अब वो देखा होगा ना, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक तो बाहर किया, फिर उसके बाद अंदर सबको बिठाना शुरू कर दिया था। वो 2 दिन के लिए करते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। उसके बाद प्लानिंग बेस्ड, सेग्रीगेट एंट्री एग्जिट रूट करो, बैरिकेडिंग करो, ट्रेन फोर्सेस, वॉलंटियर्स लेकर आओ, वही सारी चीजें। एंड कम्युनिकेशन चैनल्स, इसीलिए वो बोलते हैं कि टाइमली पहुंच जाना एंड स्पेस मेंटेन करना, वो सब चीजें हैं इसमें मेजर्स टेकन गए। सो एनडीए में गाइडलाइंस इसमें जरूर याद रख लेना, एसओपी है, मॉक ड्रिल्स हैं और टेक्नोलॉजी भी आर यूजिंग एंड एग्जाम्पल जरूरी है हमारे लिए। ऑलराइट, सो ये हमारे हो गए इंपॉर्टेंट ऑल द डिजास्टर्स कवर्ड। इसके बाद आती है सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट, ये है क्राइसिस मैनेजमेंट फ्रॉम डिस्पेयर टू होप। सो उसने प्राइमरीली रिकमेंडेशन दी है हमें मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर्स के लिए एक 7th शेड्यूल में नई एंट्री चाहिए, और फोकस है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, हैजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, इट शुड बी मेड एन एसेंशियल कंपोनेंट। तो कभी भी वे फॉरवर्ड लिखना होगा ना तुम्हें, या कंक्लूजन वे फॉरवर्ड बेस लिखनी होगी। कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि यस, अर्बन फ्लडिंग को रोकना है, तो हमें कॉमा कॉमा कर कर लिख दो कि हमें ये करने की जरूरत है, ये करने की जरूरत है एज हाईलाइटेड बाय सेकेंड एआरसी, या फिर इन द लाइट ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क, ऐसा हमें करने की ज़रूरत है। तो कॉमा कॉमा कर कर लिख दो कि ये स्टेप्स चाहिए अगर स्पेस नहीं है, क्योंकि 10 मार्कर में स्पेस बहुत मुश्किल होती है। तो वैसे लिख देना और ब्रैकेट में लिख देना सेकेंड एआरसी, थर्ड रिपोर्ट। तो हम अपने आप से पॉइंट्स लिख दो, जो भी जनरल तुम पॉइंट सोच सकते हो ना डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, वही सारे पॉइंट्स इसने दिए हैं। मैंने पढ़ लिया उसकी रिकमेंडेशंस, पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है रिकमेंडेशंस आकर, जो जनरल पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स लिख दो, ब्रैकेट में लिखो सेकेंड एआरसी। क्लियर, इसको वहां पर स्प्रिंकल करना, सेकेंड एआरसी स्प्रिंकल करना है, सेंडाई स्प्रिंकल करना है, प्राइम मिनिस्टर्स 10 पॉइंट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का एजेंडा, तो मोदी जी ने एजेंडा दिया था, उसको भी जरूर लिख कर आना। पॉइंट लिखो, ब्रैकेट में लिख दो प्राइम मिनिस्टर्स 10 पॉइंट एजेंडा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ किस पॉइंट में लिखना है वो। सो ये रहा हमारा, जिसका वेट कर रहे थे, निमोनिक डिजास्टर। सो अब कोई भी उसने सोल्यूशन पूछा, बताया कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्या करने की जरूरत है, उसमें यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस निमोनिक एंड पॉइंट्स डायरेक्टली लिख सकते हो। These points are high quality points with direct keywords and examples. तो सबसे पहले from D, D से क्या होता है, D से is not दीपिका, D से is decentralized planning and community participation. So वही आ गया हमारा आपदा मित्र स्कीम, community based disaster management, CBDM। क्लियर, CBDM या कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कुछ भी लिखते ना, तो सबसे पहले ये याद रखना, डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी बेस्ड आपदा मित्र स्कीम। फिर ये है इम्बाइब डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन ऑल सेक्टर्स, ये है प्राइमरली मोदी जी वाला। तो इसके बाद ब्रैकेट में लिख देना PM 10 पॉइंट एजेंडा फॉर TRR, इतना लिख दो, दिस पॉइंट इज एक्सीलेंट पॉइंट, सफिशिएंट है। क्लियर, तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हमें इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है सभी सेक्टर्स में, चाहे वो हेल्थ केयर हो, प्लानिंग हो, कोई भी सेक्टर हो, सब में लेकर आओ उसे। फिर ऐसे सेंडाई फ्रेमवर्क मेंशन करना है, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन करो, ये भी मोदी जी ने इसी में बोला था। अब मैं उसके सारे पॉइंट्स नहीं लिखवा रहा, क्योंकि बार बार हम 10 पॉइंट एजेंडा तो नहीं लिखेंगे, हमें भी मल्टीपल डाइवर्स पॉइंट्स लिखने हैं, तो इसीलिए ऐसे लिखना। एक पॉइंट के आगे लिख दिया 10 पॉइंट एजेंडा, एक सेंडाई आ गया, एक सेकेंड एआरसी आ गया, अपने आप मेरा अच्छा आंसर बन गया, डाइवर्स आंसर बन गया। सो लेवरेज इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स लाइक सेंडाई फ्रेमवर्क, पेरिस एग्रीमेंट, और कोलैबोरेट करो आसियान के साथ, सार्क के साथ। तो ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइजेस होती है ना, HADR एक्सरसाइजेस, वो लिख सकते हो एग्जाम्पल। ऑलराइट, फिर ए से अवेयरनेस कैंपेन्स एंड एडेप्टिव गवर्नेंस, पब्लिक अवेयरनेस, लिटरेसी, इस पे फोकस करो।
फिर एस से स्मार्ट टेक्नोलॉजी लेकर आओ। स्मार्ट टेक्नोलॉजी, अर्ली वार्निंग सिस्टम। टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, उसको प्लीज जरूर मेंशन करना। ड्रोन्स, एआई, जीआईएस, आईओटी सब कुछ यूज करो रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग के लिए। इसमें एग्जांपल लिखना हो तो लिख देना आई फ्लोज ऐप मुंबई। देखो अब मुझे अगर ये सारे पॉइंट्स है ना, मैं डिजास्टर याद है मुझे, तो मैं डिजास्टर मैनेजमेंट में कोई भी आंसर लिख सकता हूँ। ऑलराइट, तो यही करना है तुम्हें, सारे सब्जेक्ट्स में यही करना होता है। बस इसका बेसिक ये इंपॉर्टेंट चीजों का निमोनिक बनाया, पॉइंट जनरेट हो गए, उसके बाद एक एक एग्जाम्पल जो इसमें आ सकता है। अच्छा, इतना ही याद होता है, कोई लिमिट नहीं है वरना याद करने की। क्लियर? और ये फ्रेमवर्क मेरा बहुत जगह फिट होगा, जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं इसको फिट कर कर आऊंगा। बस पॉइंट्स का ऑर्डर चेंज कर दो, थोड़ा बहुत उनकी लैंग्वेज चेंज कर दो। फिर टी से ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। रेगुलर ड्रिल्स, इंक्लूजन, पीआरआई को करो। स्कूल बेस्ड डिजास्टर एजुकेशन पे फोकस करो। जैसे ओडिशा के केस में लिख दो कि साइक्लोन आने के बाद हुआ था। फिर इकोसिस्टम बेस्ड एंड नेचर, और वैसे भी हर स्कूल में ही करवाते हैं, तो तुम पर्टिकुलर एग्जांपल बनाना है, जनरल को तो लिख दो एग्जांपल। ओडिशा में आफ्टर साइक्लोन आने के बाद 1999 में ये स्टार्ट करवाया, तो कौन सा वो चेक कर रहा है, और वो ट्रुथ भी है। इकोसिस्टम बेस्ड एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, ये पॉइंट अच्छा है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, स्पंज सिटीज, वेटलैंड्स, मैंग्रोव, बायोस्फॉल्स, बायो शेल्टर्स, वो सारे कीवर्ड्स लेकर आओ इसमें। फिर लास्ट में आर से रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्ड बैक बेटर, ये भी सेंडाई का फ्रेमवर्क था, मोदी जी ने भी इस पे फोकस किया था। तो रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्ड बैक बेटर ये डायरेक्ट कीवर्ड है। क्लियर? सो ये इतने बढ़िया पॉइंट्स हैं, कहीं पर भी तुम पॉइंट जनरेट करने हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, ये सोचो डिजास्टर वे फॉरवर्ड में भी यूज करो। सो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, सीबीडीएम, कम्युनिटी बेस्ड आपदा मित्र, इम्बाइब डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, सेंडाई फ्रेमवर्क, अवेयरनेस एंड गवर्नेंस, स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज करो। फिर टी से ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, इकोसिस्टम एंड नेचर बेस्ड, आर से रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्ड बैक बेटर। क्लियर? अब मुझे आंसर में यही यूज करना है अलॉन्ग विद द कीवर्ड्स, तो वही कीवर्ड्स हैं डीआरआर, बिल्ड बैक बेटर, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, जोनेशन मैपिंग, पीएम 10 पॉइंट एजेंडा, इनको स्प्रिंकल करना आंसर में, यूज करना। कीवर्ड्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कीवर्ड्स ही एग्जामिनर को दिखाएंगे कि तुम्हें सब्जेक्ट की नॉलेज है, वरना एवरीथिंग इज जनरल ज्ञान जो गली में खड़ा होकर कोई भी दे सकता है, कोई भी छपरी आकर अपना चैनल बनाकर दे सकता है। क्लियर? सो वो सब चीजें नहीं चाहिए, तुम्हें ये पर्टिकुलर एग्जैक्ट ऐसी ही चीज चाहिए वहां पर, तभी जीएस3 में स्कोर आएगा। ऑलराइट, सो डन, दिस इज डन, ये हो गया हमारा। बाकी इसमें कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क इट इन द अपना मेंटरशिप सेशन में। अब लेट अस मूव टू द पीवाईक्यू। सो 2024 में उसने पूछा था पीवाईक्यू, क्वेश्चन पूछा था अर्बन फ्लडिंग में, कि फ्लडिंग इन अर्बन एरियाज इज एन इमर्जिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर। अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, हमेशा इसमें फर्स्ट वी हैव टू एड्रेस दिस स्टेटमेंट। सो इंट्रो में इफ पॉसिबल ऑलवेज ऑलवेज एड्रेस करो इस स्टेटमेंट को। क्लियर? तो सबसे पहले क्वेश्चन को तोड़ो, कितने पार्ट्स बन रहे हैं क्वेश्चन के। फ्लडिंग इन अर्बन एरियाज इज एन इमर्जिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर। सो ठीक है, पहली चीज ये मुझको एड्रेस करनी है। डिस्कस द कॉजेज ऑफ दिस डिजास्टर, अर्बन फ्लडिंग के कॉजेज पूछ रहा है हमसे। उसके अलावा मेंशन द फीचर्स ऑफ टू सच मेजर फ्लड्स इन द लास्ट 2 decades, तो मैं चेन्नई की वेटलैंड का दे दूंगा, मुंबई मीठी रिवर दे सकता हूँ। डिस्क्राइब द पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क्स जो बनाए हैं हमने इनको टैकल करने के लिए। क्लियर? तो ऐसे तुम जितना ज्यादा तोड़ोगे ना, उतने ज्यादा तुम डायरेक्टली हिट करोगे उसे, एंड तभी तुम्हें वहां पर अच्छे मार्क्स मिलेंगे जब एग्जामिनर देखेगा कि भाई इसने सारे पार्ट्स एड्रेस किए। ऑलराइट, एंड मेक श्योर दैट यू आर डायरेक्टली यूजिंग द कीवर्ड्स सब हेडिंग्स डालते हुए। क्लियर? सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या बनाएंगे कि फ्लडिंग अर्बन एरियाज में इमर्जिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर है। सो हम कैसे कर सकते हैं, आईपीसीसी के साथ लिंक कर सकते हैं। रिपोर्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन वी कैन इंट्रोड्यूस। तो अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी देखा है, क्लाइमेट चेंज हैज इंटेंसिफाइड, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल्स coupled with weakened urban ecosystem, cities have become hotspots for urban floods। अब उसने क्या बोला, इमर्जिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर बनता जा रहा है, तो मुझे एग्जांपल्स भी देने पड़ेंगे, इंट्रो में भी साथ में दे दो। क्लियर? सो दे हैव बिकम हॉटस्पॉट, एग्जांपल दिल्ली फ्लड्स, मुंबई फ्लड्स एक्सेट्रा। तो ये हो गई मेरी इंट्रोडक्शन। क्लियर? इसके बाद आएगा हमारा कॉजेस। कॉजेस क्या है,
ये रहे कॉजेस, बस ये विद एग्जांपल्स लिख देना वहाँ पर एंड एक मैप भी बना देना। उसमें इसमें मैप 15 मार्कर का है तो 100% मैप बनाना, इंडिया का मैप बनेगा, फिर प्लेसेस दिखा देना यहाँ-यहाँ पर आए थे। सेंस उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या है, कहाँ पर हुए, मुंबई चेन्नई का एग्जांपल, डिस्क्राइब द पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क जो हमने बनाए हैं टैकल करने के लिए। तो ये रहा, एनडीए में गाइडलाइंस हो गई, नेशनल फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्लान, फिर स्ट्रक्चरल एंड मेजर्स हो गए, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स हो गए, स्पॉन्ज सिटी, आई फ्लोज ऐप, सब पॉइंट्स इसमें लिख कर आओ। ऑलराइट, अब उसने वे फॉरवर्ड नहीं पूछा, बट तुम्हारे पास वहां हल्की सी स्पेस बचेगी कंक्लूजन से पहले, तो या तो प्री कंक्लूडिंग पैराग्राफ में या कंक्लूजन के साथ ही व्हाट यू कैन डू इज ऐसा वे फॉरवर्ड लिख सकते हो कि दस इन द लाइट ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क टैकलिंग अर्बन फ्लड डिमांड रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। देख लो कहां से पॉइंट लेने हैं मुझे, डिजास्टर से, रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, उठा लिया मैंने यहाँ से पॉइंट, रिस्टोरेशन ऑफ नेचुरल ड्रेनेज, अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये सारे पॉइंट मेरे यहाँ पर है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, अर्ली वार्निंग सिस्टम, इंक्लूसिव गवर्नेंस पे फोकस करो एंड सेफगार्ड रैपिडली ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशंस। तो ये जरूरी है, तो ये मेरी वे फॉरवर्ड क्लब करके कंक्लूजन होती है। जीएस3 में बहुत जरूरी है वे फॉरवर्ड देना, पूछा है नहीं पूछा जरूरी है, एंड स्पेस नहीं होती तो ऐसे कंक्लूजन में क्लब करो। क्लियर, मुझे डायरेक्टली यहाँ से पॉइंट्स मिल रहे हैं। अंडरस्टूड। अब यहाँ पॉलिसी फ्रेमवर्क पूछा था, वहां पर कोशिश करना पीएम 10 पॉइंट एजेंडा का कोई पॉइंट लिख कर दे दो कि एज पर पीएम 10 पॉइंट एजेंडा इम्बाइब कर लिया है हमने, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हर पार्ट में आ चुका है और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पे फोकस कर रहे हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर, एनडीएमए की अर्बन फ्लड मैनेजमेंट गाइडलाइंस भी हैं और नेशनल जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है उसमें भी इस पर फोकस है। तो वही सारे जेनरिक पॉइंट्स घूम रहे हैं, यहां से ही उठाओ और फिट इट। अंडरस्टूड। चलो इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा था 2019 में उसने। सो vulnerability is an essential element for defining disaster impact and its threat to people. How and in what ways can vulnerability to disasters be characterized? तो सबसे पहले ब्रेक करो, क्वेश्चन को तोड़ो सबसे पहले। सबसे पहले हम क्या करेंगे, vulnerability के बारे में बताओ, what is vulnerability, why it is an essential element for defining disaster। तो what you can do is vulnerability से स्टार्ट कर सकते हो, फिर थोड़ा सा बताओ कि it is essential। क्लियर, vulnerability assessment बहुत जरूरी है करना, as highlighted by सेंडाई एटसेट्रा एनडीएमपी, सब में एम्फेसिस दिया है, वो लिख सकते हो। तो ये इंट्रो हो जाएगी हमारी। उसके अलावा हाउ कैन, इन व्हाट वेज कैन वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर्स बी कैरेक्टराइज। सो वल्नरेबिलिटी कैसे हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं, और उसने पूछा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, सो इट कैन बी कैरेक्टराइज बेस्ड अपॉन एक्सपोजर, सेंसिटिविटी, एडेप्टिव कैपेसिटी। एंड टाइप्स क्या है हमारी वल्नरेबिलिटी की, वही फिजिकल वल्नरेबिलिटी, जैसे पुअरली बिल्ड स्ट्रक्चर्स, अगर अर्थक्वेक प्रोन एरिया में, हाई अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी एरिया में उसने बना दिया और अर्थक्वेक बिल्डिंग कोड भी नहीं फॉलो किया, तो क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा और उसकी बिल्डिंग गिरेगी ही गिरेगी। ऐसे ही फ्लड प्लेन्स पे बना दिया, फिर बोल रहा है कि बाढ़ का पानी आ गया। सो फिजिकल वल्नरेबिलिटी खुद उसने किया, रिस्क लिया। सोशल वल्नरेबिलिटी, एल्डरली एंड डिसेबल्ड, सबसे ज्यादा उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ताकि जिसकी इनकी इतनी रिसोर्सेज भी नहीं है बेचारों की, एंड दे आर नॉट एबल टू एब्सॉर्ब द शॉक्स, जैसे डेली वेज वर्कर्स पोस्ट कोविड-19। इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटी, ऐसे ही क्या होगा, मैंग्रोव डिस्ट्रॉय कर दिए, सारे काट कर बिल्डिंग्स बनवा दी, वहां पर सोसाइटीज बनवा दी, तो क्या होगा, अल्टीमेटली बफर बैरियर का काम खत्म और फ्लड ज्यादा से ज्यादा आएंगे, कोस्टल इरोजन का उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जब भी फ्लडिंग, कोस्टल इरोजन की बात हो ना, तो बायोस्फॉल, मैंग्रोव, बायो शेल्टर्स, ये जरूर लेकर आना। एंड इंस्टीट्यूशनल वल्नरेबिलिटी, इनएडिक्वेट पॉलिसीज और वीक गवर्नेंस, जैसे डिलेड रिस्पॉन्स। सबसे बड़ा रीजन तो यही है, होता है कोई भी इंसिडेंट और ये आते हैं 50 घंटे बाद जाते हैं, और फिर इनके पास ना इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइट नहीं पता इनको कैसे जलानी है, पंप लेकर नहीं आते, सबसे बड़े कामचोर होते हैं। क्लियर, सो इसको ऐसे लिख लेना आंसर को। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कंक्लूजन आएगा, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वल्नरेबिलिटी की सिग्निफिकेंस बता दो।
कि 10 वल्नरेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एज सेड बाय सेंडाई फ्रेमवर्क में मेंशन है, 10 पॉइंट एजेंडा में बोला है, हमने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की ज़रूरत है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान प्रैक्टिसेस में हमें उसे इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी है। दिस विल बिकम अवर कंक्लूजन। अंडरस्टूड? सिंपल सी चीज़ है। एक बार तुम बस ये नोट्स पढ़ लो, समझ लो इनको, बहुत आसानी से आंसर लिख पाओगे। क्लियर? अब ये नोट्स उतने ही दिए हैं जितने सफिशिएंट है। पीएचडी नहीं करनी किसी भी टॉपिक में। अगेन आई एम सेइंग पीएचडी नहीं करनी। इतना टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, सबको रिवाइज़ भी करना है, याद भी करना है, रटना पड़ता है। मेन्स इज़ ऑल अबाउट रटना, याद करना, रिवाइज़ करना एंड लिखना उन्हें। सो और क्या पूछा था उसने? व्हाट इज़ डिज़ास्टर रेज़िलियंस? हाउ इज़ इट डिटरमाइंड? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट। डिज़ास्टर रेज़िलियंस बताया था मैंने, वेरियस एलिमेंट्स भी बताए थे। ये था ना फ्लो चार्ट? वेयर इज़ इट? ये वाला। सो ये रहा हमारा डिज़ास्टर रेज़िलियंस। इट इज़ डायरेक्टली ऐसे केस में उसने पूछा है व्हाट इज़ डिज़ास्टर रेज़िलियंस? सो ऑलवेज़ स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऐसे केसेस में। क्लियर? तो ये हो गई इंट्रोडक्शन। फिर हम सब हेडिंग डालेंगे, ऐसे बॉक्स डालना, उसमें लिखना कि कैसे उसको डिटरमाइन करते हैं, ये रहा। फिर रेज़िलियंस फ्रेमवर्क के एलिमेंट्स लिखो, डिस्क्राइब करो और साथ में एग्ज़ाम्पल ज़रूर लिख देना। क्लियर? सो ऐसे उस आंसर क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना है इसमें। फ्लडिंग इन अर्बन एरियाज़ हो गया, फिर आया डैम फेलियर्स पे। तो अब डैम फेलियर्स पे उसने क्या पूछा है? नाउ दिस वाज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन 2023 में उसने पूछा था क्योंकि एग्ज़ाम्पल्स पूछे थे लार्ज डैम फेलियर्स के, हिट और मिस होता है ऐसे केसेस में। सो क्वेश्चन क्या है हमारा? डैम failures are always catastrophic, especially on the downstream side, resulting in colossal loss of life and property. So सबसे पहले what we have to do इस statement को address करना is very important in the introduction. Alright? तो इसको address करो, analyze various causes पे जाओ, फिर give 2 examples. अपने आप हमारा आंसर बन गया। So अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता, ठीक है, उसने दिया हुआ है कैटास्ट्रॉफिक होते हैं तो हाँ उसकी हाँ में हाँ मिला दो, बोल दो कि हाँ होते हैं, उसी को रिफ्रेश कर कर लिख दो। एंड उसी टाइम पर थोड़े साल वहां पर जस्ट 1 ईयर बैक गवर्नमेंट लेकर आई थी डैम सेफ्टी एक्ट, तो ये करंट से लिंक था। तो ऐसे केसेस में हमेशा इंट्रोडक्शन में मेंशन कर दिया करो जो भी करंट न्यूज होती है। सो डैम फेलियर हाईली डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स हैं कॉजिंग लार्ज स्केल फ्लड्स आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स, डिस्प्लेसमेंट होती है लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ एक्सेट्रा। बस वही रिफ्रेश कर कर मैंने लिखा। एंड इसीलिए हाईलाइट करता है ये कि रॉबस्ट डैम सेफ्टी मैकेनिज्म्स इज नीडेड आर नीडेड। सो इसीलिए द डैम सेफ्टी एक्ट 2021 वाज इनैक्टेड टू इंस्टीट्यूशनलाइज डैम इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स। तो ये हो जाएगी हमारी इंट्रोडक्शन, जिसमें हम जो पहली स्टेटमेंट है क्लियरली उसे एड्रेस किया और करंट अफेयर के साथ लिंक भी किया उसे मैंने। फिर पूछा उसने वेरियस कॉजेज ऑफ डैम फेलियर। कॉजेज ऑफ डैम फेलियर क्या है? क्यों होते हैं डैम फेलियर? स्ट्रक्चरल वीकनेस होगी, कॉमन सेंस से सोचो, एजिंग, पुअर डिजाइन, क्या होगा? झेल नहीं पाएगा, टूट जाएगा। सो ये होता है हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर, अनएंटिसिपेटेड फ्लड्स आ गए, ओवरफ्लो हो गया, मैनेज ही नहीं हो पाया, क्लाउड बर्स्ट हो गया, टाइफून आ गया, कुछ हो गया, यही सारे रीजंस होते हैं। फिर सेस्मिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक आ गया, फाउंडेशन उसकी खराब कर दी उसने, पुअर मेंटेनेंस, निग्लेक्ट कर दिया, इंस्पेक्शन नहीं की, रेगुलर डिसिल्टेशंस नहीं करवाई हमने, या फिर सीपेज इश्यूज। अब यहाँ पर वैल्यू जनरल पॉइंट्स को हमने अगर पर्टिकुलर बनाने तो क्या करो? एग्जाम्पल या ऐसे ब्रैकेट डालकर लिख दो, एज हाईलाइटेड बाय या फिर एज फ्लैग्ड बाय सेकंड आरसी थर्ड रिपोर्ट क्राइसिस मैनेजमेंट। मेंशन किया ही होगा उसने, क्योंकि क्या किया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसने देखा हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या है, क्या क्या इश्यूज हैं, तो ऑब्वियसली उसने ये इशू भी बताया ही होगा। फिर ऑपरेशनल एरर्स, कंस्ट्रक्शन डेफिशिएंसी, ये सब फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हो सकता है। अब दो उसने पूछा था एग्जांपल्स दो। सो पहला है अपना मच्छु डैम, मच्छु 2 डैम 1979 collapsed after heavy rainfall in Morbi, Gujarat. More than 2000 people lost their life. उसने पूछा है नॉट पर्टिकुलरली इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ऐसा नहीं बोला कि खाली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो ग्लोबल एग्जांपल भी दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बैंशियाओ एंड शिमंतन डैम्स चाइना में, सो टाइफून नीना कॉज डैम बर्स्ट किलिंग ओवर 1 लाख पीपल, किलिंग एंड डिस्प्लेसिंग ओवर 1 लाख पीपल। सो उसका रीजन क्या था? पुअर डिजाइन एंड एक्सट्रीम रेनफॉल। ऐसे ही उत्तराखंड 2021 में भी ऋषिगंगा डैम, तो इसमें अराउंड 60 to 70 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ्स। तो ये एग्जांपल लिख सकते हैं वहां पे। अब कंक्लूजन कैसे करेंगे? कंक्लूजन में तुम्हें कीवर्ड सिखाने हैं अपने, सेंडाई, एनडीएमए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लिखो कि 10 इन द लाइट ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क या फिर एज हाईलाइटेड बाय पीएम 10 पॉइंट एजेंडा,
हमें क्या करने की ज़रूरत है? रेगुलर ऑडिट, रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड इसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है एनडीएमए के डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान से टू मिनिमाइज़ डाउनस्ट्रीम रिस्क। इतना ही वहाँ कंक्लूजन लिखा जाएगा हमारा। ऑलराइट, बिकॉज़ दिस इज़ अ 10 मार्कर एंड उसको हमने डायरेक्टली इससे लिंक किया। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। फिर आता है वेरियस कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ द लैंडस्लाइड, मेंशन की कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो की कंपोनेंट्स क्या हैं उसके? कॉजेस एंड इफेक्ट्स देख लिए हमने, कहाँ है लैंडस्लाइड? बहुत ही सिंपल कॉजेस एंड इफेक्ट थे। रीजंस, क्या इम्पैक्ट होगा, वी ऑलरेडी नो दैट। अब उसके बाद उसने क्या पूछा? नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के फीचर्स क्या हैं? दिस इज व्हाट इट आस्क्ड, दिस इज व्हाट दे आस्क। ठीक है, नेशनल लैंडस्लाइड मैनेजमेंट में क्या है, तो पूरा ही सोचो जो लाइफ साइकिल बताई है। मिटिगेशन, प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, अर्ली वार्निंग, फिर रेस्क्यू रिलीफ, सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। तो हज़ार डोनेशन मैपिंग, जो जो कीवर्ड्स बताए थे सारे डाल दो इसमें। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, अर्ली वार्निंग सिस्टम, कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस कैंपेन्स, कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो जो डिजास्टर वाला अपना निमोनिक था ना, उसके सारे पॉइंट्स यहाँ फिट हो सकते हैं, मेजोरिटी ऑफ पॉइंट्स। मिटिगेशन मेजर्स, बायो इंजीनियरिंग, रिटेनिंग वॉल्स बनाओ। फिर पोस्ट लैंडस्लाइड रिकवरी पर भी फोकस करो। इंटीग्रेट विथ एनडीएमए, बिल्ड बैक बेटर। बस हो जाएगा। यही सिंपल करना है, कोई भी स्ट्रैटेजी पूछे सब में वो पॉइंट्स फिट करने हैं कीवर्ड्स के साथ। ठीक है, अब ये हो गया था, ये भी हो गया हमारा। एंड डिस्कस द रीसेंट मेजर्स, क्या मेजर्स लिए हैं डिपार्टिंग फ्रॉम अर्लियर अप्रोच। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, क्या मेजर्स लिए हैं, तो जो कीवर्ड बोला था वो हमेशा लिख कर आना कि फ्रॉम अर्लियर रिएक्टिव रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच हम चले गए हैं प्रोएक्टिव, प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन, रेजिलियंस, रिस्क रिडक्शन पर हमारा फोकस चला गया है। तो एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आने के बाद एंड इन अलाइनमेंट विद साइंडाई फ्रेमवर्क। क्लियर, बाकी जो जो वो इनिशिएटिव्स लाए हैं उनको हम मेंशन कर देंगे इसमें, जैसे साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, अर्ली वार्निंग, फिर कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आपदा मित्र, अर्ली वार्निंग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वल्नरेबिलिटी मैप बनाए हैं हमने, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, सारी चीजें इसमें लिखते हैं। वल्नरेबिलिटी वाला वी हैव ऑलरेडी डन। Hazard donation mapping will help in case of landslide. We have already covered hazard donation mapping डिटेल में, बस वही इसमें पॉइंट्स लिखने हैं। एंड वेरियस मेजर्स टेकन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में बिफोर एंड आफ्टर साइनिंग सेंडाई फ्रेमवर्क। तो पूरा ये मैंने डिटेल में स्टार्टिंग में बताया था, बिफोर क्या था, आफ्टर क्या था, इन दोनों के डिफरेंसेस भी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। डायरेक्टली वही आएगा इसमें, दिस इज कंप्लीटली फैक्चुअल चीज, बट कीवर्ड जरूर लिखना, जैसे बिल्ड बैक बेटर एटसेट्रा। फिर 7 टारगेट्स हैं, 4 प्रायोरिटी एरियाज हैं, ये सब जरूर लिख देना। अब ये देखो, सुनामी आई थी, अकरेंस ऑफ सुनामी क्यों होती है, बेसिक ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन। रिड्यूस द रिस्क, वही स्ट्रक्चरल मेजर्स, एनडीएमए गाइडलाइंस में क्या क्या बोला गया है, बायोस्फॉल, शेल्टर्स, मैंग्रोव्स, जो भी पता है वो लिख दो, जो जो पढ़ाए हैं सारे पॉइंट्स। अर्बन फ्लड्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब इसमें 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 क्या पूछी थी सेकंड चीज, हाईलाइट द मैकेनिज्म्स। तो मैकेनिज्म्स क्या थे, हमने पढ़ा था हमने पहले भी, तो वही अर्बन फ्लड के रिस्क मैप बनाओ, अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसे कि आई फ्लोज एप्स, मैकेनिज्म फॉर प्रिपेयर्डनेस टू रिड्यूस द रिस्क। तो क्या करेंगे, अर्ली वार्निंग सिस्टम, स्पॉन्सिटी कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन अपग्रेडेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस, आपदा मित्र, सारी चीजें आ जाएंगी। फिर कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं कि 10 हमारा रिएक्टिव रिलीफ की जगह हमें रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग की जरूरत है। ब्रैकेट में लिख देना पीएम 10 पॉइंट एजेंडा या सेंडाई फ्रेमवर्क, कुछ भी लिख देना, ऐसी चीज लिखो फिर ब्रैकेट में लिख दो वो इज एसेंशियल टू मैनेज अर्बन फ्लड इन क्लाइमेट अनसर्टेन फ्यूचर। तो ये तुम्हारी रेडीमेड कंक्लूजन रेडी हो गई। क्लियर, फिर आता है हमारा एनडीएमए मेजर्स टू बी अडॉप्टेड टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ द रीसेंट इंसिडेंट्स ऑफ क्लाउड बर्स्ट। तो आप क्या क्या करेंगे क्लाउड बर्स्ट रोकने के लिए, वो बताई थी मैंने चीजें, लैंड यूज प्लानिंग एंड जोन कंस्ट्रक्शन अवॉइड करो, अर्ली वार्निंग, डोपलर रडार एक्सेट्रा। तो जो हमने क्लाउड बर्स्ट वाले पार्ट में पीछे पढ़ा था ना, बस वही सारे हमें इसमें पॉइंट्स लिखकर आने हैं। ये
एंड इसके अलावा जो बाकी जेनेरिक पॉइंट्स है साथ में वी विल ऐड ऑल ऑफ देम इसमें। क्लियर? सो यही इसमें आएगा। ठीक है, बाकी जो उसने पूछा था क्लाउड बर्स्ट का, सो क्लाउड बर्स्ट की मैकेनिज्म्स डायग्राम जरूर इसमें बनाकर आना अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो। पूछा नहीं है फिर भी बनाकर दिखाना ही दिखाना है डायग्राम, बहुत जरूरी रहता है। फिर क्या था, एनडीए में गाइडलाइंस मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाउड बर्स्ट, ये हो गया। अर्बन फ्लड भी हमने वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट। उसके अलावा अर्थक्वेक्स, हाउएवर इंडियाज प्रिपेयर्डनेस इज सिग्निफिकेंट गैप, वेरियस इफेक्ट हमने पढ़ लिया अर्थक्वेक्स वाला, सारे उसके मैप, वल्नरेबिलिटी मैप, स्टेप्स, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इसमें। फिर ड्रॉट पे उसने पूछा था, इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिजास्टर स्पेशल एक्सचेंज की वजह से विद अ फोकस ऑन गाइडलाइंस, एनडीएमए की गाइडलाइंस, मैकेनिज्म टू डील विद एल नीनो एंड लानिना। अब ये बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, उसमें भी हमें उसी की लाइंस में पॉइंट्स बनाकर लिखने हैं। क्लियर? नाउ हाउ इंपॉर्टेंट आर वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट फॉर प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। तो वही वल्नरेबिलिटी वाला जो क्वेश्चन था जिसमें उसकी सिग्निफिकेंस पूछ रहा था, टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी पूछ रहा था, ये जो हमने इंट्रो लिखा था वो डायरेक्टली इसमें आ जाएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है वो वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट? हाउ, व्हाट आर द की एरियाज दैट यू वुड लाइक टू फोकस ऑन इन अ डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। तो जब भी ये पूछे डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम में क्या फोकस एरियाज होंगे, तो उसकी साइकिल सोचो। मिटिगेशन, प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, रिकवरी, रिस्पॉन्स, रिहैबिलिटेशन, रेस्क्यू, बिल्ड बैक बेटर, फिर फाइनेंसिंग, सारे पॉइंट्स हमारे इसमें आ जाएंगे। 7-8 पॉइंट्स आराम से इसमें हम लिख सकते हैं। कम्युनिटी एंगेजमेंट, क्लियर, अर्ली वार्निंग सिस्टम, सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो वही बस हमें इसमें पॉइंट्स लिखने हैं सिंपल, एंड उसके बाद हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। क्लियर? सो वी हैव डिस्कस, समझ में आ गया होगा मेजॉरिटी कैसे उनको इंट्रोड्यूस करना है, कंक्लूजन लिखने हैं। तो जहां भी अगर कोई करंट से लिंक्ड हो, हमेशा इंट्रो में ही उसका एग्जाम्पल मैच मेंशन कर देना। साइक्लोन पे आए, सुनामी पे आए, अर्बन फ्लड पे आए, तो कोशिश करना इंट्रो में भी एग्जाम्पल लिख दो उसका कि रिसेंटली यहाँ यहाँ पर आया है। फिर डायग्राम वायग्राम सब बनाने हैं, और ये निमोनिक अपना जरूर याद रखना, यू हैव टू यूज इट। एंड इन कीवर्ड्स को स्प्रिंकल करना है हमें आंसर में। एंड सेकेंड एआरसी रिपोर्ट, पीएम 10 पॉइंट एजेंडा को। क्लियर? सो आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके अलावा कोई भी अगर डाउट आते हैं, सो यू कैन मेंशन मी, कमेंट अपना, कोई भी इसके अलावा आपको डाउट्स आते हैं तो ग्रुप में यू कैन आस्क, एंड हम इसको अपने मेंटरशिप सेशन में डिस्कस कर लेंगे। Clear? Alright, so this is it for this video. If you face any other doubts beyond just disaster management में, do let me know. यही नोट्स फॉलो करना, इसी के थ्रू हमें कंप्लीट करना है, कवर करना है। सब चीज़ों को आराम से पढ़ो, समझो, इंट्रो कंक्लूजन बना लो, रख लो। रिसाइकिल करो चीज़ों को, कीवर्ड्स को, 6 असेसमेंट रिपोर्ट को, इसको, निमोनिक को, कीवर्ड्स को, सेकेंड एआरसी को। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टडी वेल।